करोड़पति ने सिर्फ उसे अपमानित करने के लिए अपना ऑर्डर फ्रेंच में दिया। वेट्रेस खामोशी से मुस्कुराई। वह नहीं जानता था कि वह 7 भाषाएं बोलती थीं और उनमें से एक उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। रेस्तरां स्वर्ण तारा वैभव के तेज से चमक रहा था। छत से क्रिस्टल के झूमर कृत्रिम नक्षत्रों की तरह लटके हुए थे, जो सफेद रेशमी मेजपोशों और चमचमाते चांदी के कटलरी पर रोशनी बिखेर रहे थे। यह उस तरह की जगह थी जहां शक्तिशाली लोग अपनी शक्ति का जश्न मनाने आते थे, जहां पैसा शब्दों से ज्यादा जोर से बोलता था और जहां अंजलि शर्मा जैसी महिलाएं अदृश्य थीं। अंजलि अपनी दाहिनी हथेली पर ट्रे को पूरी तरह से संतुलित करके मेजों के बीच चल रही थी। वह यहां महीनों से काम कर रही थी, हमेशा उसी दिनचर्या के साथ। जल्दी आना, सफाई करना, परोसना, मुस्कुराना और थके हुए पैरों और अपनी इज्जत के साथ घर लौटना, क्योंकि यह एकमात्र चीज थी जो कोई उससे नहीं छीन सकता था, उसकी इज्जत। उस रात रेस्तरां में खासतौर पर भीड़ थी। व्यवसायी, नेता, स्थानीय हस्तियां सभी हंस रहे थे, जाम टकरा रहे थे, उन लोगों को पूरी तरह से अनदेखा कर रहे थे जो उन्हें एप्रन पहने हुए भूतों की तरह परोस रहे थे। अंजलि रसोई के पास एक पल के लिए रुकी, गहरी सांस ली। शेफ रोहन वर्मा ने अपने स्टेशन से उसे देखा, उसकी अभिव्यक्ति में कुछ महसूस करते हुए। सब ठीक है छोटी? उन्होंने उस गहरी आवाज में पूछा जो हमेशा एक आलिंगन जैसी लगती थी। हाँ शेफ, बस एक लंबी रात है। हर रात लंबी होती है जब तुम ऐसे लोगों के लिए काम करती हो जो सोचते हैं कि पैसा उन्हें तुमसे बेहतर बनाता है। रोहन ने अपने एप्रन पर अपने हाथ पोंछे। लेकिन याद रखो, मैं हमेशा क्या कहता हूं, गरिमा अनमोल है और तुम्हारे एक उंगली में उन सब के बटुए से ज्यादा गरिमा है। अंजलि हल्की सी मुस्कुराई। रोहन उन कुछ लोगों में से थे जो उस जगह पर उसके साथ एक इंसान की तरह व्यवहार करते थे। बाकी लोग, कुछ सहकर्मियों सहित, उसे शांत लड़की के रूप में देखते थे जो कभी शिकायत नहीं करती थी, जो मामूली टिप और तिरस्कारपूर्ण नजरों को बिना कुछ कहे स्वीकार कर लेती थी। कोई नहीं जानता था कि वह चुप क्यों रहती थी। कोई नहीं सोच सकता था कि उन गहरी आंखों के पीछे क्या छिपा था, जो सब कुछ एक ऐसी तीव्रता से देखती थीं जिसे कम ही लोग नोटिस करते थे। सामने का दरवाजा उस खास आवाज के साथ खुला जिसने किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन की घोषणा की। अंजलि ने सहज रूप से घूमकर 2 पुरुषों को अंदर आते देखा। पहला बड़ा था, उसके बाल सफेद, पूरी तरह से पीछे की ओर कंघी किए हुए थे। सूट शायद अंजलि की वार्षिक वेतन से ज्यादा महंगा था। वह उस स्वाभाविक अहंकार के साथ चल रहा था जो उन लोगों में होता है जिन्हें जिंदगी में कभी किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ी। दूसरा युवा था, शायद 30 के दशक के मध्य में, उस वारिस की हवा के साथ जो जानता है कि दुनिया जन्मसिद्ध अधिकार से उसका है। दोनों किसी बात पर हंस रहे थे, जबकि रेस्तरां का मैनेजर लगभग दौड़कर उनके पास गया। सिंघानिया साहब, आज रात आपको हमारे साथ पाकर कितना सम्मान मिला है। आपकी पसंदीदा मेज तैयार है। रुद्र सिंघानिया। अंजलि ने वह नाम कई बार सुना था। वह पूरे क्षेत्र में लग्जरी रेस्तरां की एक श्रृंखला का मालिक था, रियल एस्टेट में निवेशक था और अफवाहों के अनुसार एक ऐसा व्यक्ति जो उन लोगों को अपमानित करने में मजा लेता था जिन्हें वह नीचा मानता था, जो उसके अनुसार मूल रूप से हर कोई था। कविता बेन। मैनेजर तनाव भरी अभिव्यक्ति के साथ अंजलि के पास आई। मुझे जरूरत है कि तुम मेज 7 को संभालो। वे सिंघानिया लोग हैं। मेज 7? लेकिन वह तो हमेशा मार्कोस संभालता है। मार्कोस व्यस्त है और वे अभी अभी आए हैं। अभी जाओ। अंजलि को अपने पेट में एक गांठ बनती महसूस हुई, लेकिन बिना विरोध किए सिर हिलाया। यह उसका काम था और उसे इस काम की जरूरत थी जितना कि उस रेस्तरां में कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था। वह उस मेज के पास गई जहां दोनों आदमी पहले से ही बैठे थे, अब भी किसी निजी चुटकुले पर हंस रहे थे। जब अंजलि पहुंची तो दोनों में से किसी ने उसे नहीं देखा। ऐसा था जैसे वह फर्नीचर का हिस्सा हो। शुभ संध्या सज्जनों, स्वर्ण तारा में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंजलि है और मैं आज रात आपकी वेट्रेस रहूंगी। क्या मैं आपको पीने के लिए कुछ पेश करके शुरू कर सकती हूँ? रुद्र ने आखिरकार अपनी नजर ऊपर उठाई, लेकिन उसे आंखों में देखने के लिए नहीं। उसने उसे ऊपर से नीचे तक उस नजर से देखा जिसे अंजलि बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वह नजर जो मूल्यांकन करती थी, जो न्याय करती थी, जो सेकंडों में खारिज कर देती थी। देखो विराट, उसने युवा व्यक्ति से कहा, उसका बेटा। जैसा कि अंजलि को याद था, कितना अच्छा है कि उन्होंने हमें सबसे सुंदर लड़की भेजी है। विराट हल्की सी हंसा। हालांकि वह शायद मेनू पढ़ना भी नहीं जानती होगी, है ना पिताजी? दोनों हंसे। अंजलि ने अपनी पेशेवर मुस्कान बनाए रखी, हालांकि अंदर से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी छाती में सुई चुभ रही हो। उसने इस तरह की टिप्पणियों को सहना सीख लिया था।
उसने सीख लिया था कि जवाब देना चीजों को और खराब कर देता है। आप क्या पीना चाहेंगे? उसने शांत आवाज में दोहराया। रुद्र ने मेनू उठाया और अतिरंजित ध्यान से इसका अध्ययन करने का नाटक किया। फिर उसने अपने बेटे को देखकर एक मुस्कान दी जो कुछ अच्छा नहीं दर्शाती थी। जानते हो विराट, मुझे बहुत समय से मजा नहीं आया है। यह लड़की ऐसी लगती है जिसने मुश्किल से हाई स्कूल खत्म किया होगा। मैं शर्त लगाता हूं कि वह इधर से ले आओ। साहब, और टिप के लिए धन्यवाद से ज्यादा कुछ नहीं जानती। पिताजी, क्रूर मत बनिए, विराट ने झूठी दया दिखाते हुए कहा। वह जरूर गिनती जानती होगी, वरना वह उन टिप का हिसाब कैसे लगाएगी जो हम उसे कभी नहीं देते हैं। और हंसी। अंजलि ने अपने हाथ में पेन को इतनी जोर से दबाया कि उसके पोर सफेद पड़ गए, लेकिन उसका चेहरा अविचलित रहा। और फिर रुद्र ने कुछ ऐसा किया जिसने सब कुछ बदल दिया। वह उस शिकारी मुस्कान के साथ आगे झुका जिसका उपयोग वह करोड़पति वार्ताओं में करता था और फ्रेंच में बात करना शुरू कर दिया। यह कोई साधारण फ्रेंच नहीं थी, यह औपचारिक, तकनीकी, जानबूझकर जटिल फ्रेंच थी। Je voudrais commander une bouteille de votre vin le plus cher, mais je doute que cette pauvre fille comprenne ce que je dis. Elle doit probablement penser que je parle तेलुगु। अंजलि ने स्पष्ट रूप से हर शब्द सुना, हर अपमानजनक बारीकियां। उसने कहा था कि वह सबसे महंगी शराब की एक बोतल चाहता है, लेकिन उसे संदेह था कि यह गरीब लड़की समझ पाएगी कि वह क्या कह रहा है। शायद उसे लगा कि वह तेलुगु बोल रहा है। विराट हंसी में फूट पड़ा, मेज पर अपनी हथेली से मारते हुए। पिताजी, आप भयानक हैं। उसका चेहरा देखिए, उसे कोई अंदाजा नहीं है कि आपने क्या कहा। जरूर नहीं है। रुद्र अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, स्पष्ट रूप से खुद से संतुष्ट था। ये लोग मुश्किल से हिंदी जानते हैं। फ्रेंच, कृपया। उसके लिए एक असली शिक्षा की जरूरत होगी जो स्पष्ट रूप से उसे कभी नहीं मिली। अंजलि स्थिर रही। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन शर्म से नहीं। यह कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसे उसने वर्षों के अभ्यास से नियंत्रित करना सीख लिया था, क्योंकि अंजलि ने हर शब्द को समझा था, विदेशी भाषा के रूप में प्रच्छन्न हर अपमान को। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, अभी तक नहीं। देखा, रुद्र ने उसकी ओर इशारा किया जैसे कि वह अध्ययन के लिए एक नमूना हो। वह पलक भी नहीं झपका रही है। शायद वह सोच रही होगी कि जब वह अपनी घटिया झोपड़ी में पहुंचेगी तो कौन सा सीरियल देखेगी। अंजलि ने गहरी सांस ली। उसकी दादी के शब्द उसके दिमाग में अतीत की गूंज की तरह गूंज उठे। असली शक्ति यह दिखाने में नहीं है कि तुम क्या जानती हो, बल्कि यह जानने में है कि कब दिखाना है। दादी लीला पटेल, वह महिला जिसने उसे वह सब कुछ सिखाया जो वह जानती थी, वह महिला जिसने दशकों तक दूतावासों के लिए अनुवादक के रूप में काम किया था, लेकिन जिसे कभी आधिकारिक मान्यता नहीं मिली क्योंकि उसके पास विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं थी। वह महिला जो 9 भाषाएं धारा प्रवाह बोलती थी और जिसने अंजलि को वह उपहार बचपन से ही सौंप दिया था। 7 भाषाएं। अंजलि 7 भाषाएं पूरी तरह से धारा प्रवाह बोलती थी। फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी, पुर्तगाली, इतालवी, मंदारिन और निश्चित रूप से हिंदी। हर एक उसकी दादी की रसोई में लंबी रातों में रिकॉर्डिंग सुनते हुए पुरानी किताबों में सीखी गई, जिसे उसकी दादी खजानों की तरह रखती थी। लेकिन कोई नहीं जानता था, क्योंकि अंजलि ने सीखा था कि ऐसी दुनिया में जो दिखावे से न्याय करती है, अपने पत्ते बहुत जल्दी दिखाना एक घातक गलती थी। ठीक है, रुद्र ऊब चुकी अभिव्यक्ति के साथ हिंदी में बदल गया। चूंकि यह स्पष्ट है कि तुम कुछ भी उपयोगी नहीं समझती हो, मैं तुम्हें सीधे बताऊंगा। हमारे लिए शेतो मार्गो 2005 की एक बोतल लाओ और सुनिश्चित करो कि वह सही तापमान पर हो। अगर यहाँ के लोग जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। निश्चित रूप से साहब, मैं अभी लौटती हूँ। अंजलि मापे हुए कदमों के साथ पीछे हट गई। उसका दिमाग अभी अभी हुई हर चीज को संसाधित कर रहा था। यह पहली बार नहीं था जब उसे अपमानित किया गया था, यह आखिरी नहीं होगा। लेकिन उस आदमी की जानबूझकर की गई क्रूरता में उसकी यह जरूरत कि वह एक ऐसी भाषा का उपयोग करके श्रेष्ठ महसूस करे जिसे उसने सोचा था कि वह नहीं समझती है, उसके अंदर कुछ प्रज्वलित कर दिया। रसोई में रोहन चिंतित अभिव्यक्ति के साथ उसका इंतजार कर रहा था। जब तुम लौटी तो मैंने तुम्हारा चेहरा देखा। उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया? कुछ नहीं जो मैंने पहले नहीं सुना है। अंजलि, तुम्हें यह सब सहने की जरूरत नहीं है। और भी नौकरियां हैं, और कोई नौकरियां नहीं हैं जो मेरी दादी की दवाइयों के लिए पर्याप्त भुगतान करें। शेफ, आप जानते हैं। रोहन ने आह भरी। वह अंजलि की स्थिति जानता था। वह जानता था कि उसकी दादी बीमार थीं, कि मेडिकल बिल जमा हो रहे थे, कि अंजलि जीवित रहने के लिए डबल शिफ्ट काम करती थी। उन्होंने क्या कहा? अंजलि थोड़ी हिचकिचाई। बड़े आदमी ने फ्रेंच में बात की। उसने सोचा कि मैं नहीं समझूंगी। उसने मेरे बारे में भयानक बातें कहीं। रोहन की आंखें बड़ी हो गईं। और तुमने?
मैंने हर शब्द समझा। उनके बीच एक भारी खामोशी छा गई। रोहन अंजलि के बारे में कुछ बातें जानता था जो दूसरे नहीं जानते थे। वह जानता था कि वह अलग थी, किसी तरह से खास थी जिसे वह कभी पूरी तरह से समझाती नहीं थी। तुम क्या करने जा रही हो? अंजलि ने शराब की बोतल ली जो रुद्र ने मंगवाई थी और उसे ट्रे पर रख दिया। फिलहाल मेरा काम, बाद में हम देखेंगे। वह प्रोटोकॉल के अनुसार रुद्र को दिखाते हुए बोतल के साथ मेज पर लौट आई। उसने मुश्किल से उसे देखा, उसे डालने के लिए अपने हाथ से एक तिरस्कारपूर्ण इशारा किया। जैसे ही अंजलि ने पूरी सटीकता के साथ शराब डाली, रुद्र अपने बेटे से फ्रेंच में फिर से बात करने लगा। Regardez ses mains, elles sont rudes et usées. C'est la vie de la classe inférieure. Travailler jusqu'à la mort sans jamais rien accomplir d'important. वह अंजलि के हाथों पर टिप्पणी कर रहा था, कह रहा था कि वे खुरदरे और घिसे पिटे थे, कि यह निम्न वर्ग का जीवन था, मरने तक काम करना बिना कभी कुछ महत्वपूर्ण हासिल किए। विराट ने सिर हिलाया, उसी भाषा में जोड़ा, कम से कम उसका चेहरा सुंदर है, यह शायद उसके जीवन में एकमात्र चीज है। अंजलि ने परोसना समाप्त किया, अपनी अभिव्यक्ति को तटस्थ रखा, लेकिन अंदर कुछ बदल रहा था। एक निर्णय बन रहा था, एक जिसे उसने वर्षों से टाला था, लेकिन जो अब अपरिहार्य लग रहा था। क्या आप रात के खाने का ऑर्डर देना चाहेंगे? उसने सही हिंदी में पूछा। जो तुम्हारे पास सबसे अच्छा है वह ले आओ। रुद्र ने मेनू को भी नहीं देखा, और मुझे उम्मीद है कि यह वास्तव में सबसे अच्छा है। मैं इस जगह के मालिकों को जानता हूं, एक गलती और तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। समझ गई साहब। अंजलि फिर से पीछे हट गई, लेकिन इस बार वह रेस्तरां के एक कोने में रुकी जहां वह बिना दिखे मेज का निरीक्षण कर सकती थी। सिंघानिया लोग हंसते रहे, बिजनेस के बारे में, उन लोगों के बारे में जिन्हें उन्होंने नष्ट कर दिया था, उन कर्मचारियों के बारे में जिन्हें उन्होंने मनोरंजन के लिए निकाल दिया था। फ्रेंच में बात करते रहे, और फिर उसने कुछ ऐसा सुना जिससे उसका खून जम गया। रुद्र ने एक अस्पताल का नाम लिया, वही अस्पताल जहां उसकी दादी का इलाज चल रहा था। उसने एक निवेश के बारे में बात की जिस पर वह विचार कर रहा था कि कैसे वह अस्पताल का एक हिस्सा खरीदने और लागत को अनुकूलित करने की योजना बना रहा था, जिसका उसकी भाषा में मतलब था उन रोगियों के लिए सेवाओं में कटौती करना जो लग्जरी उपचार का भुगतान नहीं कर सकते थे। Les personnes âgées et les malades qui ne peuvent pas se permettre une assurance privée sont de toute façon un fardeau pour le système. Une fois que nous aurons le contrôle, nous fermerons ces départements non rentables. बुजुर्ग और बीमार लोग जो निजी बीमा का खर्च नहीं उठा सकते हैं, वे वैसे भी सिस्टम पर बोझ हैं। जब हम नियंत्रण ले लेंगे तो हम उन गैर लाभकारी विभागों को बंद कर देंगे, उसने ठंडेपन से कहा। अंजलि को लगा कि दुनिया रुक गई है। उसकी दादी उस अस्पताल पर निर्भर थीं, उन गैर लाभकारी विभागों पर जिन्हें यह आदमी बंद करना चाहता था, उन डॉक्टरों और नर्सों पर जो मरीजों का इलाज करते थे, चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो। उसके हाथ कांप गए, डर से नहीं बल्कि किसी गहरी चीज से। एक शांत गुस्सा जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी दबाए रखा था अब उमड़ने लगा था, लेकिन वह आवेग में काम नहीं करेगी। यह वह नहीं था जो उसकी दादी ने उसे सिखाया था। सही समय, उसने खुद से फुसफुसाया, हर चीज का सही समय होता है। वह रसोई में लौटी जहां मैनेजर कविता देसाई एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ उसका इंतजार कर रही थी। अंजलि, सिंघानिया साहब ने खास तौर पर तुमसे बात करने के लिए कहा है। मुझे नहीं पता कि तुमने क्या किया है, लेकिन बेहतर होगा कि तुमने कुछ खराब न किया हो। अंजलि का दिल जोर से धड़क उठा। क्या उन्होंने उसे खोज लिया होगा? क्या उन्होंने उसकी अभिव्यक्ति में कुछ ऐसा देखा होगा जिसने धोखा दिया कि वह समझ गई थी? वह आने वाली किसी भी चीज के लिए खुद को तैयार करते हुए दृढ़ कदमों के साथ मेज की ओर चली गई। रुद्र एक मुस्कान के साथ उसका इंतजार कर रहा था जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची थी। बैठो, उसने एक खाली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया। साहब, कर्मचारी नहीं बैठ सकते, मैंने कहा। बैठो। अंजलि धीरे धीरे आज्ञा मानती हुई बैठ गई। पूरे रेस्तरां की निगाहों को खुद पर महसूस कर रही थी। यह असामान्य था, प्रोटोकॉल से पूरी तरह से बाहर। रुद्र आगे झुका, उसे एक माइक्रोस्कोप के नीचे एक कीड़े की तरह देख रहा था। मेरे बेटे और मैं तुम्हें पूरी रात देखते रहे हैं। तुम में कुछ अलग है, कुछ ऐसा जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा हूं, और यह मुझे परेशान करता है क्योंकि मैं हमेशा लोगों को पहचान लेता हूं। अंजलि ने जवाब नहीं दिया, बस सीधे उसकी आंखों में देखा, एक ऐसी चीज जिसने स्पष्ट रूप से उसे असहज कर दिया। मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देने जा रहा हूं, रुद्र ने जारी रखा। मुझे अपने रेस्तरां के लिए कर्मचारियों की जरूरत है, ऐसे लोग जो परोसना जानते हों, जो विवेकशील हों, जो समस्याएं पैदा न करें। मैं यहां जितना तुम कमाती हो उसका 3 गुना भुगतान करूंगा। यह एक जाल था, अंजलि जानती थी।
रुद्र जैसे लोग बदले में कुछ उम्मीद किए बिना उदार प्रस्ताव नहीं देते थे। आप बहुत दयालु हैं साहब, लेकिन मैं जहां हूं वहां ठीक हूं। रुद्र की मुस्कान जम गई। उसे कोई ना नहीं कहता था। क्षमा करना, मैंने कहा कि मैं प्रस्ताव की सराहना करती हूं, लेकिन मैं यहीं रहना पसंद करूंगी। विराट अविश्वास में हंसा। सुना आपने पिताजी, वेट्रेस आपका प्रस्ताव ठुकरा रही है। रुद्र ने आंखें सिकोड़ लीं। मुझे लगता है कि तुम अपनी स्थिति नहीं समझ रही हो बच्ची। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम क्या करने जा रही हो, और मैं आपको बता रही हूं पूरे सम्मान के साथ कि मेरा जवाब ना है। इसके बाद जो खामोशी छाई वह इतनी घनी थी कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। आसपास के ग्राहकों ने बात करना बंद कर दिया था, दृश्य को भय और आकर्षण के मिश्रण के साथ देख रहे थे। रुद्र धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी थोपने वाली ऊंचाई अंजलि पर एक छाया डाल रही थी। तुम्हें इस पर पछतावा होगा। उसकी आवाज धीमी, खतरनाक थी। कोई मुझे ना नहीं कहता, खासतौर पर तुम्हारे जैसी कोई। अंजलि भी खड़ी हो गई, अपनी खुद की साहस पर हैरान थी। मेरे जैसी कोई, उसने दोहराया। और मैं वास्तव में क्या हूं? सिंघानिया साहब, एक आम लड़की, एक वेट्रेस जो दुनिया में अपनी जगह नहीं जानती। अंजलि पूरी रात में पहली बार मुस्कुराई। उसने ईमानदारी से मुस्कुराई। आप एक चीज में सही हैं साहब, मैं एक वेट्रेस हूं, लेकिन आप बाकी सब में गलत हैं। वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन रुद्र की आवाज ने उसे रोक दिया। Vous regretterez d'être venu travailler ce soir. Je m'assurerai que vous ne travaillez plus jamais dans cette ville. तुम्हें आज रात काम पर आने का पछतावा होगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम इस शहर में फिर कभी काम न करो। अंजलि रुकी। उसकी पीठ उसकी ओर थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। समय आ गया था। वह धीरे धीरे घूमी, सीधे उसकी आंखों में देखा, और फिर पूरी तरह से त्रुटिहीन लहजे में फ्रेंच में जवाब दिया। Je comprends chaque mot que vous avez prononcé ce soir, monsieur Singhania, chaque insulte, chaque plan, et je vous promets que le seul qui regrettera quelque chose, ce vous happy होंगे। मैं हर शब्द समझती हूं जो आपने आज रात कहा है, सिंघानिया साहब, हर अपमान, हर योजना, और मैं आपसे वादा करती हूं, एकमात्र व्यक्ति जिसे किसी बात का पछतावा होगा वह आप ही होंगे। रुद्र के चेहरे पर जो भाव था वह अंजलि कभी नहीं भूलेगी। उसके चेहरे से रंग उड़ गया। उसकी आंखें सदमे और अविश्वास के मिश्रण से बड़ी हो गईं। विराट ने अपना शराब का गिलास गिरा दिया। लाल तरल सफेद मेजपोश पर खून की तरह फैल गया। अंजलि मुड़ी और रसोई की ओर चली गई। शहर के सबसे विशेष रेस्तरां की हक्की बक्की खामोशी को पीछे छोड़ दिया। वह नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा। वह नहीं जानती थी कि उसने अभी अभी जो किया उसके क्या परिणाम होंगे, लेकिन पहली बार में उसे आजाद महसूस हो रहा था। वह नहीं जानती थी कि वह रात सिर्फ शुरुआत थी, कि रुद्र सिंघानिया वह आदमी नहीं था जो अपमानित होना स्वीकार करता था, और जो युद्ध उसने अभी अभी शुरू किया था वह ऐसे रहस्य उजागर करेगा जो न केवल उसकी जिंदगी को बल्कि इसमें शामिल सभी लोगों की जिंदगी को बदल देंगे। क्योंकि उस रेस्तरां में क्रिस्टल झूमरों की रोशनी में एक चिंगारी जल उठी थी जो जल्द ही आग में बदल जाएगी, और अंजलि शर्मा जलने के लिए तैयार थी। रसोई के दरवाजे अंजलि के पीछे एक भारी आवाज के साथ बंद हो गए, जो एक अध्याय के अंत और एक बहुत गहरे अध्याय की शुरुआत की तरह गूंज उठी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वह उसे अपनी कनपटियों में, अपनी कलाइयों में, अपने शरीर के हर कोने में महसूस कर सकती थी, जो एड्रेनालाइन और आतंक के मिश्रण से कांप रहा था। उसने क्या किया था? रोहन सबसे पहले उसके पास पहुंचा, अपने मजबूत हाथों से उसके कंधों को पकड़ लिया। अंजलि, बाहर क्या हुआ? पूरा रेस्तरां खामोश है। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा, मैंने जवाब दिया। अंजलि की आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट के रूप में निकली, फ्रेंच में। मैंने उससे कहा कि मैं सब समझ गई हूं। रोहन की आंखें बड़ी हो गईं। तुमने रुद्र सिंघानिया को उसके चेहरे पर फ्रेंच में जवाब दिया? इससे पहले कि अंजलि जवाब दे पाती, रसोई के दरवाजे हिंसक रूप से खुल गए। कविता देसाई, मैनेजर, गुस्से और घबराहट से बिगड़े हुए चेहरे के साथ अंदर आई। अंजलि, तुमने क्या किया? भगवान के लिए? सिंघानिया साहब गुस्से में है। वह अभी मालिकों से बात करने की मांग कर रहे हैं। कविता, वह मेरा अपमान कर रहा था। उसे लगा कि मैं नहीं समझूंगी, और मुझे परवाह नहीं है कि उसने क्या सोचा। कविता ने उसे अचानक रोका। क्या तुम्हें पता है कि वह आदमी कौन है? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि वह हमारे साथ क्या कर सकता है? अंजलि को लगा कि रसोई की दीवारें उस पर बंद हो रही हैं। अन्य कर्मचारी उसे देख रहे थे, जिनकी अभिव्यक्तियां करुणा से लेकर आक्रोश तक थीं। कुछ ने जो उसने किया था उसकी प्रशंसा की, लेकिन अधिकांश बस डरे हुए थे। कविता, रोहन ने हस्तक्षेप किया। जो भी हुआ हो, अंजलि हमारी सबसे अच्छी कर्मचारियों में से एक है। हम नहीं कर सकते। चुप रहो रोहन, यह तुम्हारा काम नहीं है।
कविता ठंडक भरी आंखों से अंजलि की ओर मुड़ी। तुम्हें सस्पेंड किया जाता है, बिना वेतन के, जब तक मालिक यह तय नहीं करते कि तुम्हारे साथ क्या करना है। अब पीछे के दरवाजे से निकलो। मैं नहीं चाहती कि सिंघानिया साहब तुम्हें बाहर जाते देखें। अंजलि को लगा जैसे उसके पेट में घूंसा मारा गया हो। सस्पेंड, बिना वेतन के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे जब उसने अपनी दादी की दवाइयों, लंबित बिलों, किराए के बारे में सोचा, जिसका भुगतान उसे कुछ ही दिनों में करना था। कविता, प्लीज, मुझे इस नौकरी की जरूरत है। मेरी दादी बीमार हैं और तुम्हें नायिका बनने का फैसला करने से पहले इसके बारे में सोचना चाहिए था। कविता ने पीछे के दरवाजे की ओर इशारा किया। बाहर, अभी। अंजलि ने समर्थन की उम्मीद में रोहन की आंखों में देखा, लेकिन वह सिर्फ असहायता में अपनी नजर नीचे कर सका। वह कुछ नहीं कर सकता था। मैनेजर के खिलाफा नहीं, सिंघानिया नाम के वजन के खिलाफा नहीं। कांपते हाथों से अंजलि ने अपना एप्रन उतारा और उसे स्टेनलेस स्टील की मेज पर रख दिया। वह पीछे के दरवाजे की ओर चली, हर कदम को ऐसा महसूस कर रही थी जैसे वह एक खाई की ओर चल रही हो। बाहर गली अंधेरी थी और उसमें कचरे और नमी की गंध थी। अंजलि ईंट की दीवार के सहारे झुक गई, जिससे वह आंसू बहने लगे जिन्हें उसने अब तक रोके रखा था। वह अब क्या करेगी? उसके फोन में जेब में कंपन हुई। यह एक अज्ञात नंबर से एक टेक्स्ट मैसेज था। आज रात तुमने बहुत बड़ी गलती की है और गलतियों की कीमत चुकानी पड़ती है। साभार, कोई जो तुम्हें देख रहा होगा। एक सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी से गुजर गई। रुद्र, विराट, कोई जो उनके लिए काम करता था। मैसेज स्पष्ट रूप से एक धमकी थी, लेकिन वे उसके साथ और क्या कर सकते थे जो उन्होंने पहले से ही नहीं किया था। जवाब उसकी कल्पना से भी जल्दी आएगा। अंजलि खाली सड़कों पर बस स्टॉप की ओर चली गई। उस समय सार्वजनिक परिवहन दुर्लभ था और उसे अंधेरे में लगभग 40 मिनट तक इंतजार करना पड़ा, लगातार अपने कंधे के ऊपर देखते हुए, यह महसूस करते हुए कि कोई उसे छाया से देख रहा है। जब वह आखिरकार शहर के बाहरी इलाके में अपने छोटे से अपार्टमेंट में पहुंची तो उसने अपनी दादी लीला को जागा हुआ पाया। खिड़की के पास अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठी थी, शहर की दूर की रोशनी को देख रही थी। तुम जल्दी आ गई मेरी बच्ची। दादी लीला की आवाज हमेशा की तरह कमजोर लेकिन गर्म थी। क्या कुछ हुआ? अंजलि अपनी दादी के बगल में घुटनों के बल बैठ गई, उनके झुर्रीदार हाथों को अपने हाथों में ले लिया। सच कैसे बताऊं? उसे कैसे समझाऊं कि उसने वह नौकरी खो दी थी जो उन्हें जिंदा रखती थी? दादी, मैंने आज रात कुछ किया, कुछ ऐसा जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। लीला की आंखें, हालांकि बीमारी से थकी हुई थीं, उस तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता के साथ चमकीं जिसे उम्र कम नहीं कर पाई थी। मुझे सब बताओ अंजलि, कुछ भी मत छोड़ो। और अंजलि ने किया। उसने उन्हें सिंघानिया लोगों के बारे में बताया, फ्रेंच में अपमान के बारे में, अस्पताल खरीदने की योजनाओं के बारे में, उसके जवाब और उसके बाद के परिणामों के बारे में बताया। जब वह समाप्त हुई तो उसे अपनी दादी के चेहरे पर निराशा देखने की उम्मीद थी। इसके बजाय उसने गर्व देखा। तुमने सही किया मेरी बच्ची। लीला ने अंजलि के हाथों को एक आश्चर्यजनक ताकत से दबाया। तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। लेकिन दादी, मैंने नौकरी खो दी। मुझे नहीं पता कि हम कैसे। सुनो, लीला ने उसे दृढ़ता से रोका। मैंने अपनी पूरी जिंदगी चुप रहने में बिताई, मेरी पूरी जिंदगी अदृश्य रहने में, ताकि वह रुद्र जैसा कोई खुद को श्रेष्ठ महसूस कर सके। मैंने राजदूतों के लिए, राष्ट्रपतियों के लिए, उन लोगों के लिए अनुवाद किया जिन्होंने पूरे देशों पर शासन किया, और उनमें से किसी को मेरा नाम नहीं पता था। किसी ने मुझे धन्यवाद नहीं दिया। किसी ने भी उस महिला से आगे नहीं देखा जो कॉफी परोसती थी और उनके शब्दों का अनुवाद करती थी। आंसू अब दोनों के गालों पर बह रहे थे। मैं तुम्हारे लिए वह नहीं चाहती अंजलि। मैं नहीं चाहती कि तुम अपना जीवन खामोशी में जियो। तुम्हारे पास एक उपहार है, एक उपहार जो मैंने तुम्हें अपने पूरे प्यार के साथ दिया है, और वह उपहार छिपाने के लिए नहीं है। एक साम सीवन की संस्कारता, वह उपयोग करने के लिए है, खुद का बचाव करने के लिए, दूसरों का बचाव करने के लिए जो खुद का बचाव नहीं कर सकते। अंजलि ने अपनी दादी को गले लगाया, उनके नाजुक शरीर को अपनी बाहों के नीचे महसूस किया। हड्डियां जो वहां निकली हुई थीं जहां पहले मांस था, दिल जो कमजोर लेकिन अटूट दृढ़ संकल्प के साथ धड़क रहा था। मुझे डर लग रहा है दादी। उस आदमी के पास शक्ति है, वह हमें नष्ट कर सकता है। बिना सम्मान की शक्ति सिर्फ शोर है मेरी बच्ची, और शोर, चाहे वह कितना भी तेज क्यों ना हो, आखिरकार बंद हो जाता है। उस रात अंजलि मुश्किल से सो पाई। उसका दिमाग रेस्तरां की घटनाओं, रुद्र के शब्दों, टेक्स्ट मैसेज की धमकी, भविष्य की अनिश्चितता को बार बार दोहरा रहा था। हर बार जब उसने अपनी आंखें बंद कीं तो उसने करोड़पति का चेहरा देखा,
जो मजाक से क्रोध में बदल रहा था जब उसने फ्रेंच में बात की। अगले दिन उसकी स्थिति की वास्तविकता और भी स्पष्ट हो गई। जब उसने कविता से बात करने के लिए रेस्तरां को फोन करने की कोशिश की तो किसी ने जवाब नहीं दिया। जब वह व्यक्तिगत रूप से गई तो सुरक्षा गार्ड ने उसे अंदर जाने से रोक दिया, यह कहते हुए कि उसका अब स्वागत नहीं है। माफ करना मैडम। गार्ड, एक बूढ़ा आदमी जिसने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था, ईमानदारी से दुखी लग रहा था। ऊपर से आदेश है, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। लेकिन मेरा सामान, मेरी आखिरी तनख्वाह। उन्होंने कहा कि वे आपकी समाप्ति पत्र के साथ आपको मेल कर देंगे। समाप्ति पत्र? सिर्फ सस्पेंड नहीं, निकाल दिया गया। अंजलि स्तब्ध अवस्था में शहर में चली गई। वह अब क्या करेगी? उसके पास शायद 2 सप्ताह के लिए बचत थी। उसके बाद वह बाद के बारे में सोचना नहीं चाहती थी। उसका फोन बजा। यह एक ऐसा नंबर था जिसे वह नहीं पहचानती थी, लेकिन पिछली रात की धमकी से अलग था। अंजलि शर्मा, एक मर्दाना, पेशेवर, ठंडी आवाज। हाँ, मैं हूं। मैं एडवोकेट राजीव सूद, सिंघानिया समूह के वकील बोल रहा हूं। मेरे ग्राहक आज दोपहर आपसे मिलना चाहते हैं। यह एक जरूरी प्रकृति का मामला है। अंजलि का दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया। मुझसे मिले? किस लिए? इस पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा की जाएगी। आपके पास सिंघानिया समूह के कॉरपोरेट कार्यालयों में उपस्थित होने के लिए 1 घंटा है। पता आपको मैसेज द्वारा भेजा जाएगा। मैं आपको दृढ़ता से सलाह देता हूं कि आप चूके नहीं। अंजलि जवाब देने से पहले ही कॉल कट गई। मिनटों बाद उसे पता मिला, वित्तीय जिले में एक ऑफिस बिल्डिंग, उस तरह की जगह जहां उसके जैसे लोग आमतौर पर सिर्फ फर्श साफ करने के लिए अंदर आते थे। उसका एक हिस्सा इस समन को अनदेखा करना चाहता था, लेकिन दूसरा हिस्सा, वह हिस्सा जिसे उसकी दादी ने कभी भी समस्याओं से भागने के लिए नहीं पाला था, जानता था कि उसे जाना होगा। उसे यह जानना होगा कि वे क्या चाहते थे। उसे आने वाली किसी भी चीज का सामना करना होगा। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, एक साधारण सफेद ब्लाउज, एक गहरे रंग की स्कर्ट, जूते जो उसने एक सेकंड हैंड स्टोर से खरीदे थे लेकिन जो अभी भी प्रस्तुत करने योग्य लगते थे। उसने शीशे में अपने प्रतिबिंब को देखा और गहरी सांस ली। मैं यह कर सकती हूं, उसने फुसफुसाया। मैं यह कर सकती हूं। सिंघानिया समूह की बिल्डिंग एक शीशे और स्टील की मीनार थी जो पैसे की शक्ति के एक स्मारक की तरह आकाश की ओर उठती थी। अंजलि घूमते दरवाजों से अंदर गई और खुद को एक लॉबी में पाया जो उसके पूरे अपार्टमेंट से बड़ी थी। रिसेप्शनिस्ट, पेशेवर बोरियत की अभिव्यक्ति के साथ एक बेदाग कपड़े पहने महिला, ने उसे ऊपर से नीचे तक उसी जांच के साथ देखा जिसे अंजलि बहुत अच्छी तरह से जानती थी। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं? मेरी एक अपॉइंटमेंट है। मेरा नाम अंजलि शर्मा है। रिसेप्शनिस्ट की अभिव्यक्ति में कुछ बदल गया। पहचान, जिज्ञासा, दया। जरूर, वे आपका इंतजार कर रहे हैं। 27वीं मंजिल। लिफ्ट आपके दाहिने हाथ पर है। लिफ्ट खामोशी से ऊपर उठी। डिजिटल स्क्रीन पर नंबर बदलते रहे जैसे किसी अपरिहार्य चीज की उलटी गिनती हो। जब 27वीं मंजिल पर दरवाजे खुले तो अंजलि को खुद को एक और रिसेप्शनिस्ट के सामने पाया। यह पिछली वाली से भी ज्यादा डरावनी थी। शर्मा मैडम, कृपया इधर आइए। उसे एक गलियारे से ले जाया गया जिसकी दीवारें कला से ढकी थीं, जिनकी कीमत शायद अंजलि के पूरे जीवन में कमाने वाले पैसे से ज्यादा थी। गलियारे के अंत में एक गहरे रंग के लकड़ी के डबल दरवाजे थे। रिसेप्शनिस्ट ने धीरे से दस्तक दी और अंदर से एक आवाज आई, अंदर आओ। रुद्र सिंघानिया का कार्यालय ठीक वैसा ही था जैसा अंजलि ने उम्मीद की थी। विशाल, दिखावटी, डराने के लिए डिजाइन किया गया। फर्श से छत तक की खिड़कियां शहर को एक ऐसे राज्य की तरह नीचे फैलाती थीं जो जीतने का इंतजार कर रहा था। और वह वहां था, महोगनी डेस्क के पीछे बैठा, जो उसके अपने अहंकार के लिए एक वेदी जैसा लग रहा था। उसके बगल में विराट, पिछली रात की उसी तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ, और एक कोने में एक ग्रे सूट वाला आदमी जो उसे बुलाने वाला वकील होना चाहिए था। शर्मा मैडम। रुद्र खड़ा नहीं हुआ। उसने अभिवादन करने का इशारा भी नहीं किया। आपका हमारे निमंत्रण को स्वीकार करना कितना दयालुता है। यह एक निमंत्रण जैसा नहीं लगा, यह एक आदेश जैसा लगा। विराट हल्की सी हंसा, लेकिन उसके पिता ने उसे शांत करने के लिए हाथ उठाया। सीधी बात, मुझे यह पसंद है। हालांकि जब आपके पास समर्थन करने के लिए शक्ति नहीं होती है तो ईमानदारी खतरनाक हो सकती है। रुद्र अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। लेकिन मैंने तुम्हें शिष्टाचार का आदान प्रदान करने के लिए नहीं बुलाया। मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि हमारे पास एक समस्या है, और समस्याओं के मेरे अनुभव में 2 समाधान होते हैं। उन्हें खत्म कर दिया जाता है या उन्हें नियंत्रित किया जाता है। अंजलि को एक सिहरन महसूस हुई।
लेकिन उसने अपनी अभिव्यक्ति को तटस्थ रखा। और मैं आपके लिए एक समस्या हूं। तुम कल रात से हो। देखो, मुझे परवाह नहीं है कि तुम फ्रेंच समझती हो, वास्तव में यह प्रभावशाली है। लेकिन मुझे जिसकी परवाह है वह यह है कि तुमने ऐसी बातें सुनी हैं जो तुम्हें नहीं सुननी चाहिए थीं। अंजलि का दिल जोर से धड़क उठा। अस्पताल की योजनाएं, बिजनेस की बातचीत। रुद्र ने और क्या कहा होगा यह सोचकर कि कोई नहीं समझ रहा था। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। बेशक तुम जानती हो। रुद्र आगे झुका। तुमने मेरे शांति चिकित्सालय की योजनाओं के बारे में सुना। योजनाएं जो गोपनीय हैं, योजनाएं जो प्रभावित हो सकती हैं अगर गलत संपर्क वाला कोई व्यक्ति समय से पहले जान जाए। मेरे पास किसी भी तरह के संपर्क नहीं है। मैं सिर्फ एक वेट्रेस हूं। तुम एक वेट्रेस थी। विराट ने दुर्भावना के साथ हस्तक्षेप किया। अब तुम कुछ भी नहीं हो। विराट, चुप रहो। रुद्र ने अंजलि से आंखें नहीं हटाईं। यहां मेरा प्रस्ताव है शर्मा मैडम, अद्वितीय और अनिश्चित। तुम एक गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करोगी। तुम कल रात जो कुछ भी सुना उसके बारे में किसी से बात नहीं करोगी। बदले में तुम्हें एक उदार मुआवजा मिलेगा। तुम्हारी दादी के उपचार के लिए 1 साल के लिए पर्याप्त, और एक सिफारिश पत्र जो शहर के किसी भी रेस्तरां में तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देगा। अंजलि ने पलक झपकाई। उसे अपनी दादी के बारे में कैसे पता था? उसे उपचार के बारे में कैसे पता था? मैं देखती हूं कि तुम्हें आश्चर्य है कि मुझे तुम्हारी दादी लीला के बारे में पता है। रुद्र बिना किसी गर्माहट के मुस्कुराया। मैंने आज सुबह अपनी जांच की। मैं जानता हूं कि तुम कहां रहती हो। मैं जानता हूं कि उन्हें कहां इलाज मिलता है। मैं जानता हूं कि मेडिकल बिलों में तुम पर कितना बकाया है। ज्ञान शक्ति है शर्मा मैडम, और मेरे पास दोनों बहुत हैं। वकील एक फाइल के साथ पास आया, उसे अंजलि के सामने डेस्क पर रख दिया। अंदर कई पन्नों का एक दस्तावेज और एक चेक था। अंजलि ने चेक को देखा। राशि उसके जीवन में देखे गए पैसे से ज्यादा थी। सब कुछ चुकाने के लिए पर्याप्त। वर्षों में पहली बार शांति से सांस लेने के लिए पर्याप्त। लेकिन कुछ ठीक नहीं था। रुद्र की अभिव्यक्ति में कुछ, जिस तरह से विराट उसे अपेक्षा के साथ देख रहा था, जैसे कि वे उसकी एक जाल में गिरने का इंतजार कर रहे हों। और अगर मैं हस्ताक्षर नहीं करती हूं। इसके बाद जो खामोशी आई वह भारी थी, अनकही धमकियों से भरी हुई थी। अगर तुम हस्ताक्षर नहीं करती हो, रुद्र धीरे धीरे बोला, हर शब्द का मजा लेते हुए, मैं तुम्हारी जिंदगी असंभव बना दूंगा। तुम पहले ही स्वर्ण तारा में अपनी नौकरी खो चुकी हो। मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि तुम इस शहर में, इस देश में किसी भी रेस्तरां में काम न करो अगर मैं चाहूं। और शांति चिकित्सालय में तुम्हारी दादी का इलाज। ठीक है, मान लो कि जब मैं अस्पताल का अधिग्रहण पूरा कर लूंगा तो कुछ मरीजों को लग सकता है कि उनके बिस्तर अब उपलब्ध नहीं हैं। अंजलि को मिथली महसूस हुई। यह एक प्रस्ताव नहीं था, यह जबरदस्ती थी, उदारता के रूप में प्रच्छन्न ब्लैकमेल। आप मुझे धमका रहे हैं, मैं तुम्हें विकल्प दे रहा हूं। इसमें एक अंतर है। अंजलि के हाथ कांप रहे थे जब उसने दस्तावेज को देखा। शब्द उसकी आंखों के सामने तैर रहे थे। कानूनी खंड, जटिल शर्तें, सब कुछ उसे स्थायी रूप से चुप कराने के लिए डिजाइन किया गया था। उसने अपनी दादी के बारे में सोचा, उनकी मुस्कान जब उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है, खामोशी में जीवन न जीने के उनके शब्द। उसने उन आवाजों के बारे में सोचा जिन्हें उसने रुद्र को सुनते हुए सुना था। वे लोग जो प्रभावित होंगे अगर उसने अस्पताल खरीदा, वे मरीज जो अपनी देखभाल खो देंगे, वे परिवार जो पीड़ित होंगे। उसने अपने पूरे जीवन में जो कुछ भी सीखा था, हर भाषा, हर शब्द, गरिमा और साहस के बारे में, हर सबक के बारे में सोचा, और उसने एक फैसला किया। नहीं, उसने दृढ़ आवाज में कहा। रुद्र ने भौहें सिकोड़ ली। माफ करना, मैंने कहा, नहीं, मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करने जा रही हूं। विराट खड़ा हो गया। क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या ठुकरा रही हो? मुझे पूरा अंदाजा है। अंजलि भी खड़ी हो गई, सीधे रुद्र की आंखों में देख रही थी। मैं खरीदे जाने से इनकार कर रही हूं। मैं चुप कराए जाने से इनकार कर रही हूं, और मैं उस सब का हिस्सा बनने से इनकार कर रही हूं जो तुम लोग उस अस्पताल के साथ करने की योजना बना रहे हो। तुम्हें इस पर पछतावा होगा। रुद्र की आवाज शुद्ध बर्फ थी। मैं तुम्हें और वह सब कुछ नष्ट कर दूंगा जिसकी तुम्हें परवाह है। अंजलि दरवाजे की ओर चली, लेकिन बाहर निकलने से पहले वह आखिरी बार मुड़ी। सिंघानिया साहब, उसने पूरी तरह से फ्रेंच में कहा, Sie haben Ihr ganzes Leben lang Menschen wie mich unterdrückt, aber diesmal haben Sie sich mit der falschen Person angelegt. Ich werde nicht schweigen, und wenn ich falle, werde ich nicht allein fallen. सिंघानिया साहब, आपने अपनी पूरी जिंदगी मेरे जैसे लोगों को दबाया है, लेकिन इस बार आपने गलत व्यक्ति से पंगा लिया है। मैं चुप नहीं रहूंगी, और अगर मैं गिरती हूं तो मैं अकेली नहीं गिरूंगी।
वह पीछे मुड़े बिना कार्यालय से बाहर निकल गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसके पैर मुश्किल से उसे सहारा दे रहे थे। वह नहीं जानती थी कि वह उस वादे को कैसे पूरा करेगी। वह नहीं जानती थी कि रुद्र सिंघानिया की शक्ति वाले आदमी के खिलाफ उसके पास क्या संसाधन थे। लेकिन वह एक बात पूरी तरह से जानती थी, युद्ध आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया था और अंजलि शर्मा का इसे हारने का कोई इरादा नहीं था। वह नहीं जानती थी कि उसी दोपहर जब वह अपनी दादी को गले लगाने और अपनी अगली चाल की योजना बनाने के लिए घर लौट रही थी तो रुद्र सिंघानिया एक कॉल कर रहा था जो सब कुछ बदल देगा। मुझे उस लड़की की गहराई से जांच करने की जरूरत है, उसने ठंडी आवाज में फोन पर कहा। मैं हर रहस्य, हर कमजोरी, हर उस व्यक्ति को जानना चाहता हूं जिसकी वह परवाह करती है, और जब तुम्हारे पास सब कुछ हो तो हम उसे पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर बिल्डिंग के सुरक्षा कैमरों द्वारा ली गई अंजलि की एक तस्वीर चमक रही थी और उसके बगल में उसकी दादी लीला की एक तस्वीर थी जो अपने साप्ताहिक उपचार के लिए शांति चिकित्सालय में प्रवेश कर रही थी। गरिमा की लड़ाई अब अस्तित्व की लड़ाई बनने वाली थी। घर लौटने का रास्ता अंजलि ने अपने जीवन में सबसे लंबा तय किया था। हर कदम शीशे की तरह भारी था, हर सांस गली के बीच में न टूटने का एक सचेत प्रयास था। उसने एक विशालकाय को चुनौती दी थी और अब वह विशालकाय उसे कुचलने की तैयारी कर रहा था। जब उसने अपने छोटे से अपार्टमेंट का दरवाजा खोला तो उसे कुछ ऐसा मिला जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसकी दादी लीला अपनी कुर्सी पर खिड़की के पास नहीं थी, वह खड़ी थी अपनी छड़ी के सहारे। एक पुराना सूटकेस बिस्तर पर खुला हुआ था। दादी, आप क्या कर रही हैं? आपको इतने लंबे समय तक खड़ा नहीं रहना चाहिए। मैं कुछ ढूंढ रही हूं, मेरी बच्ची, लीला उस दृढ़ संकल्प के साथ बोली जिसे अंजलि ने महीनों से नहीं सुना था। कुछ जो मुझे तुम्हें बहुत पहले दिखाना चाहिए था। अंजलि अपनी दादी के प्रयास से चिंतित होकर पास आई। बीमारी ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था, लेकिन स्पष्ट रूप से उनकी आत्मा को नहीं छुआ था। दादी, प्लीज बैठ जाइए। जो भी हो, मैं उसे ढूंढ सकती हूं। नहीं, मुझे यह खुद ढूंढना होगा। लीला के झुर्रीदार हाथ सूटकेस की सामग्री को टटोल रहे थे। पीले पड़ चुके कागजात, पुरानी तस्वीरें, समय के साथ घिसे हुए लिफाफों में पत्र। आखिरकार उनकी उंगलियां एक भूरे रंग की चमड़े की फाइल पर बंद हो गईं, घिसी हुई लेकिन सावधानी से संरक्षित। यह रहा। लीला बिस्तर पर गिर गईं, मुश्किल से सांस ले रही थीं। बैठो अंजलि, मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूं वह तुम्हारी, हमारे परिवार के बारे में जो कुछ भी तुम जानती हो उसे बदल देगा। अंजलि ने आज्ञा मानी। उसका दिल जिज्ञासा और भय के मिश्रण से धड़क रहा था। उसकी दादी क्या रहस्य रख सकती थी? इसका अब जो हो रहा था उससे क्या लेना देना था? बहुत साल पहले, तुम्हारे जन्म से पहले, मैं राजनयिक परिवारों के लिए अनुवादक के रूप में काम करती थी। लीला ने शुरू किया। उनकी आवाज दशकों पहले चली गई। मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन मैं 9 भाषाएं बोलती थी। मैंने उन्हें उसी तरह सीखा जैसे मैंने तुम्हें सिखाया, सुनकर, अभ्यास करके, दुनिया भर के लोगों के बीच रहकर। मैं यह जानती हूं दादी, जो तुम नहीं जानती वह यह है कि मैंने अपने अनुवादक करियर के अंतिम वर्षों के दौरान किसके लिए काम किया। लीला ने फाइल खोली और एक श्वेत श्याम तस्वीर निकाली। उसमें खुद का एक बहुत छोटा संस्करण, सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने हुए एक सूट पहने हुए आदमी के बगल में था जिसे अंजलि ने नहीं पहचाना। यह आदमी था ऑरेलियो सिंघानिया, रुद्र का पिता। अंजलि को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन खुल गई हो। तुमने सिंघानिया लोगों के लिए काम किया 5 साल तक। मैं सभी अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में उनकी निजी अनुवादक थी। ऑरेलियो ने मेरे मदद से अपना साम्राज्य बनाया, अनुबंधों का अनुवाद किया, समझौतों को बंद किया, दुनिया भर के भागीदारों के साथ संचार को सुविधाजनक बनाया। आंसू लीला की आंखों में बनने लगे जब उन्होंने जारी रखा। ऑरेलियो अपने बेटे से अलग था। वह महत्वाकांक्षी था, हाँ, लेकिन उसमें सम्मान था। उसने मेरे साथ सम्मान से व्यवहार किया। उसने मुझसे यहां तक वादा किया कि जब वह सेवानिवृत्त होगा तो वह मुझे उन व्यवसायों के मुनाफे का एक हिस्सा देगा जिन्हें मैंने बनाने में मदद की थी। मेरे पास हस्ताक्षरित दस्तावेज थे, कानूनी समझौते। और क्या हुआ? ऑरेलियो की अचानक मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा, दिल का दौरा। और जब मैं अपना हक मांगने गई तो मैं रुद्र से मिली। वह तब मुश्किल से 25 साल का था, लेकिन वह पहले से ही वह क्रूर आदमी था जिसे तुम अब जानती हो। लीला ने फाइल से एक और दस्तावेज निकाला। यह आधिकारिक हस्ताक्षर और मुहरों वाला एक अनुबंध था। यह मूल समझौता है। ऑरेलियो ने मुझे मेरी सेवा के वर्षों के मुआवजे के रूप में सिंघानिया समूह के मुनाफे का 5% देने का वादा किया था, लेकिन जब मैंने उसे रुद्र को दिखाया तो वह मेरे चेहरे पर हंसा। लीला की आवाज याद में टूट गई।
उसने मुझसे कहा कि एक घरेलू कर्मचारी को किसी चीज का अधिकार नहीं है, कि अगर मैंने कानूनी रूप से दावा करने की कोशिश की तो वह मुझे नष्ट करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करेगा। और उसने किया। उसने वकील किराए पर लिए जिन्होंने अनुबंध को अमान्य कर दिया, यह दावा करते हुए कि मेरे पास उस प्रकृति के समझौतों पर हस्ताक्षर करने की कानूनी क्षमता नहीं थी। उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी बचत, मेरी गरिमा। अंजलि ने अपनी दादी के हाथों को पकड़ा। उस पल में दशकों के अन्याय को केंद्रित महसूस किया। तुमने मुझे यह कभी क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे शर्मिंदगी थी, इतनी भोली होने की शर्मिंदगी, खुद का बचाव करने में सक्षम न होने की शर्मिंदगी, और डर। अंजलि, डर था कि अगर तुम कभी सिंघानिया लोगों के रास्ते पर आ गईं तो वे पता लगा लेंगे कि तुम कौन थीं और तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अब वे जानते हैं कि मैं कौन हूं। बिल्कुल, इसलिए तुम्हें पूरी सच्चाई जानने की जरूरत है, क्योंकि इस फाइल में कुछ और है, कुछ ऐसा जो रुद्र नहीं जानता कि मेरे पास है। उसने प्राचीन मोम से मुहरबंद एक मोटा लिफाफा निकाला। ऑरेलियो के लिए काम करने के मेरे वर्षों के दौरान मैंने कई दस्तावेजों का अनुवाद किया। उनमें से कुछ संवेदनशील थे, ऐसे व्यवसाय जो बिल्कुल कानूनी नहीं थे, उन लोगों के साथ समझौते जो छाया में रहना पसंद करते थे। किस तरह के व्यवसाय? वह तरह जो सिंघानिया समूह की प्रतिष्ठा को नष्ट कर देगा अगर वह प्रकाश में आया। ऑरेलियो ने मुझसे कसम खाई कि मैं कभी भी जो जानती हूं उसे उजागर नहीं करूंगी, और जब तक वह जीवित था मैंने अपना वादा निभाया। लेकिन रुद्र ने अपने पिता के मुझसे किए गए सभी वादों को तोड़ा, इसलिए मुझे अब उनके रहस्य रखने का कोई दायित्व नहीं है। अंजलि ने लिफाफे को ऐसे देखा जैसे उसमें बम हो। एक मायने में यह था, दादी, क्या आप निश्चित हैं? अगर रुद्र को पता चला कि आपके पास यह है, मुझे अब मेरी परवाह नहीं है अंजलि। मैं बूढ़ी हूं, मैं बीमार हूं, लेकिन तुम्हारे पास आगे पूरा जीवन है, और मैं उस आदमी को तुमसे वह छीनने नहीं दूंगी जैसा उसने मुझसे छीना था। अंजलि का फोन बजा, पल को बाधित करते हुए। यह एक अज्ञात नंबर था। उसने जवाब देने से पहले हिचकिचाई। अंजलि शर्मा, एक महिला की आवाज, पेशेवर लेकिन गर्म। हाँ, कौन बोल रहा है? मेरा नाम नैना कपूर है। मैं दैनिक राष्ट्रीय की एक पत्रकार हूं। मैंने कल रात स्वर्ण तारा में जो हुआ उसके बारे में सुना। मैं आपसे बात करना चाहूंगी। अंजलि का दिल जोर से धड़क उठा। इतनी जल्दी एक पत्रकार को कैसे पता चला? आपको मेरा नंबर कैसे मिला? मेरे सूत्र हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मेरे पास रुद्र सिंघानिया के बारे में जानकारी है जो मुझे लगता है कि आपको रुचिकर लगेगी, और मुझे लगता है कि आपके पास जानकारी है जो मुझे रुचिकर लगेगी। क्या हम मिल सकते हैं? अंजलि ने अपनी दादी को देखा, जिन्होंने पूरी बातचीत सुनी थी। लीला ने धीरे से सिर हिलाया। कहां और कब? कल सेंट्रल प्लाजा के पास चाय घर कैफे में, सुबह 10 बजे। और शर्मा मैडम, अकेले आना, और इस कॉल के बारे में किसी को मत बताना। संचार कट गया। अंजलि ने फोन को देखती रही, अभी अभी हुई घटना को संसाधित कर रही थी। कौन थी? लीला ने पूछा। एक पत्रकार। वह कहती है कि उसके पास सिंघानिया लोगों के बारे में जानकारी है। यह एक जाल हो सकता है, मुझे पता है, लेकिन यह हमारा एकमात्र मौका भी हो सकता है। उस रात अंजलि सो नहीं पाई। उसका दिमाग सवालों, डर और संभावनाओं का एक बवंडर था। उसने अपनी दादी द्वारा दिए गए दस्तावेज पढ़े। हर पन्ना भ्रष्टाचार, हेरफेर और क्रूरता की एक कहानी का खुलासा कर रहा था जो दशकों तक फैली हुई थी। लेकिन कागजात के बीच कुछ और भी था, कुछ जिसका उसकी दादी ने सीधे उल्लेख नहीं किया था। ऑरेलियो सिंघानिया को संबोधित फ्रेंच में लिखा गया एक पत्र, एक यूरोपीय व्यापार भागीदार से। पत्र एक गुप्त समझौते के बारे में, विदेशों में खातों में हस्तांतरित पैसे के बारे में, खरीदे और बेचे गए राजनीतिक एहसानों के बारे में बात करता था। अंजलि ने हर शब्द का अनुवाद किया, यह महसूस करते हुए कि पहेली कैसे आकार लेना शुरू कर रही थी। सिंघानिया लोगों ने अपना साम्राज्य सिर्फ कड़ी मेहनत और व्यापारिक चालाकी से नहीं बनाया था। उन्होंने इसे झूठ, रिश्वत और उसकी दादी जैसे लोगों के शोषण पर बनाया था। अगली सुबह अंजलि ने पत्रकार के साथ बैठक के लिए खुद को तैयार किया। बाहर जाने से पहले उसकी दादी ने उसे रोका। यह अपने साथ ले जाओ। उन्होंने उसे एक छोटा चांदी का पदक दिया। यह तुम्हारी मां का था, उसमें भी तुम्हारा साहस था। प्रिया कम उम्र में मर गई, लेकिन वह बिना डर के जीती थी। मैं चाहती हूं कि तुम आज इसे याद रखो। अंजलि ने अपनी दादी को कसकर गले लगाया, उनके शरीर की नाजुकता को महसूस किया, लेकिन उनकी आत्मा की ताकत को भी। मैं जल्द ही वापस आऊंगी दादी, मैं वादा करती हूं। मुझे पता है कि तुम करोगी मेरी बच्ची, लेकिन अगर कुछ गलत होता है तो मैं चाहती हूं कि तुम जानो कि मुझे तुम पर गर्व है।
मैं हमेशा से थी, जिस दिन तुम पैदा हुई थी। चाय घर कैफे शहर के एक शांत कोने में एक मामूली जगह थी। छोटी मेजें, पुरानी तस्वीरों से सजी दीवारें, ताजी बनी कॉफी की सुगंध हवा में तैर रही थी। अंजलि निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंची और एक कोने में एक मेज चुनी जहां से वह प्रवेश द्वार देख सकती थी। नैना कपूर समय पर पहुंची। वह लगभग 40 वर्ष की एक महिला थी, जिसके बाल एक व्यावहारिक जूड़े में बंधे थे और आंखें जो अपने आसपास सब कुछ का विश्लेषण करती हुई लगती थीं। उसने साधारण लेकिन पेशेवर तरीके से कपड़े पहने थे और इस्तेमाल से घिसा हुआ एक चमड़े का ब्रीफकेस लिए हुई थी। शर्मा मैडम, वह बिना किसी प्रस्तावना के अंजलि के सामने बैठ गई। आने के लिए धन्यवाद। कुछ भी बात करने से पहले मुझे यह जानने की जरूरत है कि आपको जो हुआ उसके बारे में कैसे पता चला। नैना हल्की सी मुस्कुराई। मेरे पास स्वर्ण तारा के अंदर एक सूत्र है। कोई जिसने कल रात जो कुछ भी हुआ वह सब देखा और जो सिंघानिया लोगों को लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हुए देखकर बहुत थक गया है। कौन? मैं उसका खुलासा नहीं कर सकती, सूत्रों की सुरक्षा। लेकिन मैं आपको जो बता सकती हूं वह यह है कि यह पहली बार नहीं है जब रुद्र सिंघानिया ने इस तरह से कर्मचारियों को अपमानित किया है, और यह पहली बार भी नहीं है जब उसने किसी ऐसे विलेन सोप्स व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर दिया है जो उसे चुनौती देने की हिम्मत करता है। नैना ने अपना ब्रीफकेस खोला और एक फाइल निकाली। मैं 3 साल से सिंघानिया समूह की जांच कर रही हूं। मेरे पास अन्यायपूर्ण तरीके से निकाले गए पूर्व कर्मचारियों, अवैध युक्तियों से बर्बाद हुए प्रतिस्पर्धियों, उनके व्यवसायों के पक्ष में रिश्वत दिए गए सरकारी अधिकारियों के बयान हैं। लेकिन मैं कभी कुछ भी प्रकाशित नहीं कर पाई, क्योंकि हर बार जब मैं बहुत करीब आती हूं तो कोई मुझे धमकाता है या मेरे सूत्र गायब हो जाते हैं। गायब हो जाते हैं, शाब्दिक रूप से नहीं, लेकिन अचानक वे अपना विचार बदल लेते हैं, शहर छोड़ देते हैं, तय करते हैं कि वे अब बात नहीं करना चाहते। सिंघानिया लोगों की शक्ति बहुत दूर तक पहुंचती है, शर्मा मैडम। जितना आप कल्पना करती हैं उससे कहीं ज्यादा दूर। अंजलि ने उन दस्तावेजों के बारे में सोचा जो उसकी दादी ने उसे दिए थे। दशकों के पत्र, अनुबंध, रहस्य। आप मुझे क्यों ढूंढ रही हैं? क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया है जो किसी और ने नहीं किया है। आपने सार्वजनिक रूप से उसका सामना किया, और सिर्फ इतना ही नहीं, आपने उसका सामना उसकी अपनी भाषा में किया, शाब्दिक रूप से। यह आपको एक प्रतीक बनाता है, और प्रतीक शक्तिशाली होते हैं। मैं एक प्रतीक नहीं बनना चाहती, मैं सिर्फ अपने परिवार की रक्षा करना चाहती हूँ। मैं वह समझती हूँ, लेकिन कभी कभी अपने परिवार की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें बेनकाब करना है जो हमें धमकाते हैं। नैना आगे झुकी। शर्मा मैडम, मैं एक रिपोर्ट तैयार कर रही हूं जो सिंघानिया लोगों को नष्ट कर सकती है, लेकिन मुझे और सबूत चाहिए, ठोस सबूत जिसे वे खारिज या खरीद न सकें। क्या आपके पास ऐसा कुछ है? अंजलि हिचकिचाई। एक अजनबी पर भरोसा करना जोखिम भरा था, लेकिन सिंघानिया लोगों के खिलाफ अकेले जाना आत्महत्या थी। मेरे पास दस्तावेज हैं, उसने आखिरकार कहा। दस्तावेजेस जो मेरी दादी ने दशकों तक रखे हैं, अनुबंध, पत्र, समझौते जो अवैध गतिविधियों को साबित करते हैं। नैना की आंखें रुचि से चमकीं। किस तरह की गतिविधियां? रिश्वत, कर चोरी, उन लोगों के साथ समझौते जो कानून से बाहर काम करते थे। सब कुछ मेरी दादी द्वारा अनुवादित और प्रलेखित किया गया था जब वह ऑरेलियो सिंघानिया के लिए काम करती थीं। आपकी दादी ने 5 साल तक सिंघानिया लोगों के लिए काम किया, और जब ऑरेलियो की मृत्यु हो गई तो रुद्र ने उन्हें वह सब कुछ छीन लिया जो कानूनी रूप से उनका था। नैना अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई, जानकारी को संसाधित करते हुए। यह मेरे सोचे से ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा। कुछ और है। अंजलि ने गहरी सांस ली। रुद्र शांति चिकित्सालय खरीदने की योजना बना रहा है। वह उन विभागों को बंद करना चाहता है जो बिना संसाधनों वाले मरीजों का इलाज करते हैं। मेरी दादी का वहां इलाज चल रहा है। क्या आपके पास इसका सबूत है? मैंने इसे सीधे उसके मुंह से फ्रेंच में सुना। उसने सोचा कि कोई नहीं समझ रहा है। नैना ने अपने ब्रीफकेस से एक रिकॉर्डर निकाला। क्या आप एक रिकॉर्डेड बयान देने को तैयार होंगी? वह सब कुछ बताने के लिए जो आप जानती हैं, अपनी दादी के बारे में भी। अंजलि ने लीला के बारे में सोचा। उनकी थकी हुई लेकिन गर्वित मुस्कान, दशकों की खामोशी जो उन्होंने सहन की थी, आखिरकार न्याय करने का मौका। हाँ, मैं तैयार हूं। अगले 2 घंटों तक अंजलि ने सब कुछ बताया। रेस्तरां में रात, फ्रेंच में अपमान, सिंघानिया समूह के कार्यालयों में बैठक, ब्लैकमेल, धमकियां, और फिर उसने अपनी दादी की कहानी बताई। हर शब्द आत्मा से एक वजन उतारने जैसा था। जब वह समाप्त हुई तो नैना ने गंभीर लेकिन आशा भरी अभिव्यक्ति के साथ रिकॉर्डर रख दिया।
यह शुरू करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन मुझे वे मूल दस्तावेज देखने की जरूरत है। क्या आप उन्हें मेरे लिए प्राप्त कर सकती हैं? मुझे अपनी दादी से बात करनी होगी। वे उनके हैं, मेरे नहीं। मैं समझती हूं, लेकिन इसे जल्द ही करें। सिंघानिया लोग चुप नहीं बैठेंगे। अगर उन्हें पता चला कि हम एक साथ काम कर रहे हैं तो वे हमें रोकने की कोशिश करेंगे। अंजलि ने सिर हिलाया, जाने के लिए खड़ी हुई, लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम बढ़ा पाती, नैना ने उसे रोका। एक और बात, शर्मा मैडम, कल रात मुझे एक अनाम कॉल आया। किसी ने मुझे चेतावनी दी कि मैं तुमसे सावधान रहूं, कि तुम खतरनाक हो, अस्थिर हो, कि तुम जो कुछ भी कहोगी उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अंजलि का पेट मरोड़ गया। किसने फोन किया? उसने नाम नहीं बताया, लेकिन मैंने नंबर पहचान लिया। यह विराट सिंघानिया के निजी सेलफोन से था। तो यह वही था, विराट वही था जिसने रेस्तरां की रात धमकी भरा मैसेज भेजा था। विराट उसे खुद का बचाव करने से पहले बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। और फिर भी आपने मुझसे मिलने का फैसला क्यों किया? नैना मुस्कुराई। क्योंकि मेरे अनुभव में जब रुद्र सिंघानिया जैसा कोई किसी व्यक्ति को जानने से पहले उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट करने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के पास कुछ ऐसा है जिससे वे डरते हैं, और मैं जानना चाहती हूं कि वह क्या है। अंजलि आशा और आतंक के मिश्रण के साथ कैफे से बाहर निकली। उसके पास एक सहयोगी था, उसके पास एक योजना थी, लेकिन उसके पास शक्तिशाली दुश्मन भी थे जो उसे चुप कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। जैसे ही वह बस स्टॉप की ओर चली, उसका फोन एक टेक्स्ट मैसेज के साथ कंपन हुआ। यह रोहन शेफ से था। अंजलि, मुझे तुरंत तुमसे मिलना है। मुझे सिंघानिया लोगों के बारे में कुछ पता चला है जो तुम्हें जानना चाहिए। यह तुम्हारी दादी के बारे में है। कृपया रात 11 बजे के बाद रेस्तरां आना। जब यह बंद हो जाए, पीछे के दरवाजे से अंदर आना। यह महत्वपूर्ण। यह पूरी शामें अलग अलग आ ईसिया आसान आफान बे ए आफान। अंजलि ने मैसेज को 3 बार पढ़ा। रोहन उसकी दादी के बारे में क्या जान सकता था? इतनी जल्दी और रहस्य क्यों? कुछ ठीक नहीं था, लेकिन साथ ही रोहन हमेशा उसके साथ दयालु रहा था। उसने हमेशा उसकी रक्षा की थी। क्या वह उस पर भरोसा कर सकती थी? क्या वह किसी पर भरोसा कर सकती थी? अंजलि को नहीं पता था कि उसी पल सिंघानिया समूह के कार्यालयों में रुद्र को उस जांच की रिपोर्ट मिल रही थी जो उसने आदेश दी थी। और उस रिपोर्ट में जो कुछ भी था, वह न केवल यह बताता था कि अंजलि शर्मा वास्तव में कौन थी, वह एक रहस्य उजागर करता था जिसने दोनों परिवारों को एक तरह से जोड़ा था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। एक रहस्य जो अगर प्रकाश में आया तो प्रतिष्ठा से कहीं ज्यादा नष्ट कर देगा। वह जिंदगी नष्ट कर देगा। घड़ी में रात के 10:40 बज रहे थे जब अंजलि स्वर्ण तारा से 2 ब्लॉक दूर बस से उतरी। सड़कें लगभग खाली थीं, मुश्किल से उन स्ट्रीट लाइट्स से जगमगा रही थीं जो गीले फुटपाथ पर लंबी छाया डाल रही थीं। दोपहर में बारिश हुई थी और हवा में अभी भी गीली मिट्टी और डामर की गंध थी। रेस्तरां की ओर उसका हर कदम उसके सीने में बेचैनी बढ़ा रहा था। रोहन का मैसेज उसके दिमाग में घूम रहा था। वह उसकी दादी के बारे में क्या जान सकता था? इतना रहस्य क्यों? बंद होने के बाद छिपकर क्यों मिलना? घर से निकलने से पहले अंजलि हिचकिचाई थी। लीला ने उसकी बेचैनी देखी। तुम इस समय कहाँ जा रही हो? मेरी बच्ची, रोहन ने मुझसे मिलने के लिए कहा। वह कहता है कि उसके पास महत्वपूर्ण जानकारी है। शेफ, लीला ने भौहें सिकोड़ लीं। और वह तुम्हें फोन पर क्यों नहीं बता सकता? मुझे नहीं पता दादी, लेकिन रोहन हमेशा मेरे साथ अच्छा रहा है। मैं उस पर भरोसा करती हूँ। लीला ने उन आंखों से उसे देखा जो शब्दों से परे देखती थीं। सावधान रहना अंजलि, युद्ध के समय में दोस्त भी अनजाने में दुश्मन बन सकते हैं। अंजलि ने सतर्क रहने का वादा किया था, लेकिन अब रेस्तरां के पीछे के दरवाजे तक जाने वाली गली के सामने खड़ी होकर उसकी दादी के शब्द एक चेतावनी की तरह गूंज रहे थे जिसे शायद उसे और ध्यान से सुनना चाहिए था। गली अंधेरी थी। एकमात्र रोशनी पीछे के दरवाजे के ऊपर एक लैंप से आ रही थी जो रुक रुक कर टिमटिमा रहा था, जैसे कि वह बुझने वाला हो। अंजलि धीरे धीरे चली। उसकी इंद्रियां सतर्क थीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। दरवाजा थोड़ा खुला था। रोहन, उसने दबी आवाज में बुलाया, दरवाजे को ध्यान से धकेलते हुए। रसोई अंधेरे में थी। स्टेनलेस स्टील की सतहें आपातकालीन रोशनी के नीचे मंद रूप से चमक रही थीं जो हमेशा चालू रहती थी। सब कुछ शांत था, बहुत ज्यादा शांत। रोहन, क्या तुम यहां हो? उसके दाहिने ओर एक आवाज ने उसे अचानक घुमाया। एक आकृति छाया से उभरी, लेकिन वह रोहन नहीं था, वह विराट सिंघानिया था। अंजलि का दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया, इससे पहले कि अनियंत्रित रूप से धड़कना शुरू कर दे। वह सहज रूप से पीछे हटी। 1 सेकंड के लिए रुक गया, लेकिन उसके पीछे
एक और आकृति दिखाई दी जिसने बाहर निकलने का रास्ता रोक दिया। रुद्र सिंघानिया। शुभ रात्रि शर्मा मैडम। रुद्र की आवाज नरम, लगभग दयालु थी, जिसने उसे और भी डरावना बना दिया। हमारे निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए आपकी कितनी दयालुता है। रोहन कहाँ है? अंजलि मुश्किल से पूछ पाई। उसकी आवाज शांत रहने के उसके प्रयासों के बावजूद कांप रही थी। शेफ, विराट ने तिरस्कारपूर्ण हंसी के साथ जवाब दिया। वह घर पर शांति से सो रहा है। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि हमने तुम्हें यहां लाने के लिए उसके नाम का इस्तेमाल किया। संदेश शुरू से ही एक जाल था। अंजलि को यह महसूस करके मिथली महसूस हुई कि वह कितनी आसानी से गिर गई थी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? रुद्र धीरे धीरे उसकी ओर चला। उसके जूते रसोई के फर्श पर हर कदम पर गूंज रहे थे। जो मैं चाहता हूं शर्मा मैडम, वह कुछ ऐसा समझना है जो मुझे परेशान कर रहा है जब से मुझे आज दोपहर कुछ रिपोर्ट मिली है। उसने अपनी अंदर की जेब से एक लिफाफा निकाला। देखो, जब मैंने तुम्हारी जांच का आदेश दिया तो मुझे विशिष्ट चीजें मिलने की उम्मीद थी। कर्ज, पारिवारिक समस्याएं, शायद कोई शर्मनाक रहस्य जिसका मैं तुम्हें दबाव डालने के लिए उपयोग कर सकूं, लेकिन मुझे जो मिला वह बहुत ज्यादा दिलचस्प था। उसने लिफाफा खोला और कई दस्तावेजा निकाले। क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारी मां प्रिया शर्मा ने बहुत साल पहले मेरे पिता के लिए थोड़े समय के लिए काम किया था? तुम्हारे जन्म से पहले अंजलि को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई हो। उसकी मां के बारे में उसे कभी ज्यादा कुछ नहीं पता था। लीला मुश्किल से प्रिया के बारे में बात करती थीं, और जब वह करती थीं तो वह इतनी गहरी उदासी के साथ करती थीं कि अंजलि ने पूछना सीख लिया था कि क्या हुआ। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। बेशक तुम नहीं जानती, क्योंकि तुम्हारी दादी ने इतिहास के उस हिस्से को मिटाने का ध्यान रखा। रुद्र ने ठंडेपन से मुस्कुराया। तुम्हारी मां सुंदर थी, रिकॉर्ड के अनुसार बुद्धिमान भी। मेरे पिता ने उसे अपनी निजी सहायक के रूप में तब काम पर रखा जब वह मुश्किल से 19 साल की थी। लीला तब पहले से ही हमारे लिए दस्तावेजों का अनुवाद कर रही थी। मुझे लगता है कि यह वही थी जिसने अपनी बेटी की सिफारिश की। आप कहां पहुंचना चाहते हैं? सच्चाई पर शर्मा मैडम, उस सच्चाई पर जिसे तुम्हारी दादी ने तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी छिपाया है। विराट पीछे से आया, अंजलि के लिए बहुत करीब। वह उसकी गर्दन पर उसकी सांस, उसकी धमकी भरी उपस्थिति महसूस कर सकती थी। मेरे पिता विविध भूख वाले आदमी थे, रुद्र ने जारी रखा, और तुम्हारी मां युवा थी, असुरक्षित थी, दुनिया में अकेली थी, सिवाय अपनी मां लीला के। यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि क्या हुआ। आप झूठ बोल रहे हैं। अंजलि की आवाज उसके शांत रहने के प्रयासों के बावजूद कांप रही थी। मेरी मां एक दुर्घटना में मर गई जब मैं बच्ची थी। लीला ने तुम्हें वह बताया। रुद्र ने झूठी करुणा के साथ सिर हिलाया। कितना सुविधाजनक। सच्चाई बहुत ज्यादा जटिल है। तुम्हारी मां एक दुर्घटना में नहीं मरी शर्मा मैडम, तुम्हारी मां गायब हो गई। वह एक रात बिना कोई निशान छोड़े चली गई, तुम्हें लीला के पास छोड़ दिया। और जिस कारण से वह चली गई, ठीक है, उसका सीधा संबंध मेरे परिवार से है। अंजलि को लगा कि दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है। उसकी मां नहीं मरी थी। लीला ने उसे अपनी पूरी जिंदगी झूठ बोला था। मुझे विश्वास नहीं होता, उसने कहा। हालांकि उसकी आवाज अब उतनी सुनिश्चित नहीं थी। तुम्हें मुझ पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। तुम सीधे अपनी दादी से पूछ सकती हो, लेकिन इससे पहले कि तुम करो, मुझे तुम्हें कुछ और दिखाने दो। उसने लिफाफे से एक तस्वीर निकाली। यह पुरानी थी, समय के साथ पीली पड़ गई थी। उसमें एक युवा महिला थी, सुंदर आंखों के साथ, जिसे अंजलि ने तुरंत पहचान लिया क्योंकि वह उन्हें हर दिन शीशे में देखती थी। उसकी मां। लेकिन वह तस्वीर में अकेली नहीं थी। उसके बगल में, अपने कंधे के चारों ओर बांह के साथ, एक आदमी था जिसे अंजलि ने भी पहचाना। ऑरेलियो सिंघानिया, रुद्र का पिता। तुम्हारी मां और मेरे पिता का एक रिश्ता था शर्मा मैडम, एक रिश्ता जो लगभग 2 साल तक चला, और जब वह समाप्त हुआ, ठीक है, मान लो कि परिणाम स्थायी थे। उसके शब्दों का अर्थ अंजलि के दिमाग में प्रवेश करने में एक पल लगा। जब ऐसा हुआ तो उसे लगा जैसे उसके दिल को उसकी छाती से फाड़ दिया गया हो। नहीं, उसने फुसफुसाया, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। रुद्र धीरे से हंसा। आनुवंशिकी झूठ नहीं बोलती। तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारी भाषाओं के लिए तुम्हारी सहजता कहां से आई? लीला 9 बोलती हैं, यह सच है, लेकिन मेरे पिता 12 बोलते थे। वह एक भाषाई प्रतिभा थे, एक उपहार जो उन्होंने स्पष्ट रूप से तुम्हें दिया। आप झूठ बोल रहे हैं, अंजलि चिल्लाई। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। यह सब मुझे हेरफेर करने के लिए झूठ है। झूठ? रुद्र ने एक और दस्तावेज निकाला। यह एक DNA विश्लेषण है।
जिसे मेरे पिता ने 20 साल से ज्यादा पहले आदेश दिया था। उसने तुम्हारी मां के गर्भवती होने पर उसके खून की तुलना तुम्हारे साथ की थी। वह कुछ निर्णय लेने से पहले सुनिश्चित होना चाहता था। उसने अंजलि को कागज दिखाया, संख्याएं, प्रतिशत, वैज्ञानिक शब्द, जिन्हें वह अपने सदमे की स्थिति में मुश्किल से संसाधित कर सकती थी। इस विश्लेषण के अनुसार 99% संभावना है कि ऑरेलियो सिंघानिया तुम्हारे जैविक पिता थे, शर्मा मैडम, जिसका मतलब है कि तुम और मैं भाई बहन हैं। इसके बाद जो खामोशी आई वह पूर्ण थी। अंजलि हिल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, सांस भी नहीं ले सकती थी। दुनिया, जैसा कि वह जानती थी, मिनटों के मामले में ढह गई थी। बेशक, रुद्र ने आकस्मिक लहजे में जारी रखा, मेरे पिता ने तुम्हें कभी आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी। जब उन्होंने गर्भावस्था का पता लगाया तो उन्होंने तुम्हारी मां को गायब होने के लिए पैसे की पेशकश की। प्रिया ने पैसे को अस्वीकार कर दिया, लेकिन तुम्हारे जन्म के तुरंत बाद भी गायब हो गई। कोई नहीं जानता कि वास्तव में उसके साथ क्या हुआ। कुछ कहते हैं कि वह भाग गई, अन्य, ठीक है, दूसरों के पास ज्यादा अंधेरे सिद्धांत हैं। तुमने उसके साथ क्या किया? अंजलि ने आखिरकार अपनी आवाज पाई, आंसुओं से कर्कश। तुमने मेरी मां के साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैं तब एक बच्चा था। लेकिन मेरे पिता एक ऐसे आदमी थे जो अपनी विरासत की किसी भी कीमत पर रक्षा करते थे। एक नाजायज बच्चा, खास तौर पर एक बेटी, एक घोटाला होता, उनकी उत्तम प्रतिष्ठा पर एक धब्बा। विराट ने अपनी उपस्थिति प्रकट करने के बाद पहली बार बात की। विडंबना यह है कि इन सभी वर्षों में मेरे दादा की नाजायज बेटी रेस्तरां में मेज परोस रही है, घरों की सफाई कर रही है, टुकड़ों पर जी रही है, जबकि हमने वह सब कुछ विरासत में लिया, जो तकनीकी रूप से तुम्हारा भी है। चुप रहो, विराट, रुद्र ने उसे चेतावनी भरी नजर दी। हम यहां विरासत पर चर्चा करने के लिए नहीं हैं, तो हम यहां किस लिए हैं? अंजलि ने गुस्से से आंसू पोंछते हुए पूछा। मुझे अतीत के रहस्यों से प्रताड़ित करने के लिए, मुझे टूटते हुए देखने के लिए। हम तुम्हें एक सौदा पेश करने के लिए यहां हैं। रुद्र ने दस्तावेजों को लिफाफे में वापस रख दिया। अब जब तुम्हें सच्चाई पता है, तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। पहला, तुम हर चीज पर चुप रहती हो। तुमने रेस्तरां में क्या सुना? अस्पताल की योजनाओं के बारे में, इन दस्तावेजों के बारे में। बदले में मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी दादी को बिना किसी लागत के सर्वोत्तम चिकित्सा उपचार मिले और तुम्हें एक मासिक राशि मिलेगी जो तुम्हें आराम से रहने की अनुमति देगी। और दूसरा विकल्प यह है कि तुम न्याय के अपने छोटे से धर्मयुद्ध के साथ आगे बढ़ती रहो, कि तुम पत्रकारों से बात करो, कि तुम मुझे बेनकाब करने की कोशिश करो। लेकिन अगर तुम वह रास्ता चुनती हो तो मैं न केवल तुम्हारी और तुम्हारी दादी की जिंदगी को नष्ट कर दूंगा, मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि दुनिया को पता चले कि तुम सिर्फ पैसे की तलाश में एक नाजायज सिंघानिया हो। मैं तुम्हारी संघर्ष की कहानी को लालच की कहानी में बदल दूंगा, और मेरा विश्वास करो, मेरे पास ऐसा करने के लिए संसाधन है। अंजलि ने उसे घूर कर देखा। यह आदमी उसका भाई था। वे खून साझा करते थे, वे एक पिता साझा करते थे, लेकिन वे और कुछ साझा नहीं करते थे। वह सब कुछ था जिससे वह नफरत करती थी, वह सब कुछ जिसे उसकी दादी ने उसे अस्वीकार करना सिखाया था। क्यों? उसने धीरे से पूछा। इतनी नफरत क्यों? अगर आप जो कह रहे हैं वह सच है तो हम परिवार हैं। पहली बार रुद्र की अभिव्यक्ति में कुछ बदल गया। एक छाया उसके चेहरे पर छा गई, कुछ जो दर्द या आक्रोश हो सकता था। परिवार? मेरे पिता ने अपने अंतिम वर्ष तुम्हारे प्रति आसक्त होकर बिताए, अपने वैध बेटों के प्रति नहीं, अपने बनाए साम्राज्य के प्रति नहीं, बल्कि उस बेटी के प्रति जिसे उन्होंने छोड़ दिया था। मरने से पहले उन्होंने मुझसे कबूल किया कि उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती तुम्हें मान्यता न देना थी, कि तुम उनकी असली वारिस थीं, मैं नहीं। उसकी आवाज में कड़वाहट स्पष्ट थी। इसलिए मुझसे परिवार की बात मत करो, शर्मा मैडम। तुमने मुझे बिना जाने मेरे पिता का प्यार चुरा लिया, और अब तुम मेरा सब कुछ चुराना चाहती हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, अंजलि ने दृढ़ता से कहा। मुझे सिर्फ मेरी दादी के लिए, मेरी मां के लिए, उन सभी लोगों के लिए न्याय चाहिए जिन्हें तुम्हारे परिवार ने नष्ट कर दिया है। तो तुमने दूसरा विकल्प चुना। रुद्र ने एक इशारा किया और छाया से 2 आदमी दिखाई दिए। उनकी उपस्थिति से अंगरक्षक, बड़े, डरावने, अप्रिय कामों के आदि पेशेवरों की खाली अभिव्यक्तियों के साथ। शर्मा मैडम को उनके घर तक ले जाओ, सुनिश्चित करें कि वह अपने फैसलों के परिणाम समझे। अंजलि को अपने सीने में घबराहट बढ़ती महसूस हुई। वे उसके साथ क्या करने जा रहे थे? वे उसकी दादी के साथ क्या करने जा रहे थे? लेकिन इससे पहले कि अंगरक्षक उसे छू पाते, रसोई के दरवाजे से एक आवाज गूंजी, रुको, पुलिस। कोई नहीं हिलेगा। रोशनी अचानक चालू हो गई, जिससे सभी क्षण भर के लिए अंधे हो गए।
अंजलि ने पलक झपकाई, यह समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है। कई अधिकारी अलग अलग दरवाजों से प्रवेश कर रहे थे, हाथों में हथियार थे, आदेश चिल्ला रहे थे, और उनके पीछे निहित विजय की अभिव्यक्ति के साथ नैना कपूर थी। यह क्या बकवास है? रुद्र दहाड़ा, यह सिंघानिया साहब, आपके शासन का अंत है। नैना एक माइक्रोफोन हाथ में लेकर पास आई। आपने अभी अभी जो कुछ भी कहा वह सब रिकॉर्ड किया गया था। हर धमकी, हर कबूलनामा, प्रिया शर्मा के साथ आपके परिवार ने क्या किया, इसका हर विवरण, यह अवैध है। आप मेरी सहमति के बिना रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वास्तव में हम कर सकते हैं। जब आपराधिक गतिविधि का संदेह होता है तो अधिकारी निगरानी को अधिकृत कर सकते हैं। और कुछ दस्तावेजों के लिए धन्यवाद जो हमें आज सुबह मिले। हमारे पास पर्याप्त से ज्यादा संदेह था। रुद्र हत्यारे गुस्से के साथ अंजलि की ओर मुड़ा। क्या तुम्हें पता था कि यह होने वाला था? नहीं। अंजलि ने सिर हिलाया, उतनी ही हैरान थी जितनी वह थी। मुझे कुछ नहीं पता था। वह सच कह रही है। नैना ने हस्तक्षेप किया। अंजलि को ऑपरेशन के बारे में नहीं पता था, लेकिन किसी और को पता था। कोई जो न्याय देखने के लिए सालों से इंतजार कर रहा है। अधिकारियों के पीछे से एक आकृति उभरी जिसने अंजलि के दिल को रोक दिया। दादी लीला। उसकी दादी अपनी छड़ी के सहारे धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन उनका सिर ऊंचा था और उनकी आंखें एक ऐसी ताकत से चमक रही थीं जिसे अंजलि ने कभी नहीं देखा था। दादी, कैसे? जब तुम आज रात बाहर निकली तो मुझे पता था कि कुछ गलत है, लीला स्पष्ट और दृढ़ आवाज में बोली। मैंने कपूर मैडम को फोन किया, उन्होंने अधिकारियों से संपर्क किया और हमने मिलकर यह तैयार किया। वह रुद्र के पास गईं, सीधे उसकी आंखों में देखा, बिना किसी डर के। 25 साल तक मैं चुप रही। 25 साल तक मैंने तुम्हारे पिता के कारण अपनी बेटी को खोने का दर्द सहा, लेकिन आज रात मैंने वह सब कुछ सुना जो तुमने कहा, और अब दुनिया भी सुनेगी। रुद्र सिंघानिया अपने जीवन में पहली बार निशब्द था। अधिकारी उसे हथकड़ी लगाना शुरू कर दिया, जबकि वह वकीलों और मुकदमों के बारे में चिल्लाया। विराट भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही उसे रोक लिया गया। अंजलि अपनी दादी की ओर दौड़ी, उन्हें कसकर गले लगाया। दादी, क्या यह सब सच है जो उन्होंने मेरी मां के बारे में कहा, ऑरेलियो के बारे में? लीला ने उसे थाम लिया, उनके झुर्रीदार गालों पर आंसू बह रहे थे। यह सच है मेरी बच्ची, सब कुछ सच है, और अब समय आ गया है कि तुम पूरी कहानी जानो। बाहर अधिक गश्तीकारों के सायरन रात को रोशन कर रहे थे। अंदर 2 महिलाएं गले मिल रही थीं, जबकि दशकों के रहस्य आखिरकार प्रकाश में आ रहे थे। लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, यह अभी शुरू हुई थी। लेकिन पहली बार अंजलि को लगा कि वह अकेली नहीं है, और यही सब कुछ बदल रहा था। केंद्रीय पुलिस स्टेशन एक पुरानी इमारत थी, जिसमें ठंडी कॉफी और पुराने कागजों की गंध थी। अंजलि अपनी दादी के साथ एक प्रतीक्षालय में बैठी थी। दोनों को कंबल में लपेटा गया था, जो किसी दयालु अधिकारी ने उन्हें पेश किया था। बाहर भोर आसमान को गुलाबी और नारंगी रंगों से रंगना शुरू कर रही थी, लेकिन दोनों में से कोई भी सोया नहीं था। नैना कपूर ने पिछले कुछ घंटे बयान देने, सबूत सौंपने, उन अभियोजकों के साथ समन्वय स्थापित करने में बिताए थे जो मामले की भयावहता जानने पर तुरंत आ गए थे। रुद्र और विराट सिंघानिया अलग अलग कोठरियों में थे। उनके वकील पहले ही उन्हें जमानत पर रिहा कराने के लिए उन्मत्त रूप से काम कर रहे थे, लेकिन फिलहाल वे सलाखों के पीछे थे और यह पर्याप्त था। दादी, अंजलि ने आखिरकार वह खामोशी तोड़ी जिसने उन्हें घंटों तक घेरे रखा था। मुझे मेरी मां के बारे में, ऑरेलियो के बारे में, वास्तव में क्या हुआ, इसके बारे में सब कुछ जानने की जरूरत है। लीला ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कि वह अपनी आत्मा की किसी गहरी जगह से ताकत इकट्ठा कर रही हो। जब उन्होंने उन्हें खोला तो उनमें दर्द और राहत का मिश्रण था, जिसे अंजलि ने कभी नहीं देखा था। तुम्हारी मां मेरे जीवन की रोशनी थी, अंजलि। प्रिया शर्मा की तुम्हारी जैसी ही मुस्कान थी, तुम्हारा जैसा ही दृढ़ संकल्प, तुम्हारी जैसी ही आंतरिक आग। जब मैंने उसे देखा तो मैंने वह सब कुछ देखा जो दुनिया पेश कर सकती थी। उनकी आवाज कांप गई, लेकिन उन्होंने जारी रखा। मैं सिंघानिया लोगों के लिए 3 साल से काम कर रही थी जब प्रिया 19 साल की हुई। उसे नौकरी की जरूरत थी, और मैंने सोचा कि अगर वह मेरे साथ काम करती है तो मैं उसकी रक्षा कर सकती हूं। मैं कितनी गलत थी। अंजलि ने अपनी दादी का हाथ पकड़ा, झुर्रियों वाली त्वचा के नीचे नाजुक हड्डियों को महसूस किया। ऑरेलियो ने उसे पहले दिन से नोटिस किया। उसे नोटिस न करना असंभव था। प्रिया में किसी भी कमरे को रोशन करने की वह क्षमता थी जहां वह प्रवेश करती थी। पहले मैंने सोचा कि उसकी चौकसता केवल एक नए कर्मचारी के प्रति एक नियोक्ता की दयालुता थी, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि यह कुछ और था। वह उससे प्यार करती थी।
लीला ने गहरी आह भरी। प्रिया मानती थी कि वह उससे प्यार करती है और शायद अपने विकृत तरीके से। ऑरेलियो भी उससे प्यार करता था, लेकिन उसके जैसे पुरुषों का प्यार हमेशा शर्तों के साथ आता है, सीमाओं के साथ, रहस्यों के साथ। वह रुक गईं, खिड़की की ओर देखते हुए जहां उगता सूरज सुनहरी रोशनी को छानना शुरू कर रहा था। जब प्रिया को पता चला कि वह गर्भवती है तो ऑरेलियो पूरी तरह से बदल गया। आकर्षक और चौकस आदमी एक ठंडा, गणनात्मक व्यक्ति बन गया। उसने उसे बच्चे को न होने देने के लिए पैसे की पेशकश की। प्रिया ने मना कर दिया। उसने उसे दूर जाने और सिंघानिया परिवार से कभी संपर्क न करने के लिए और पैसे की पेशकश की। प्रिया ने भी मना कर दिया। वह क्या चाहती थी? वह चाहती थी कि ऑरेलियो अपनी बेटी को मान्यता दे, कि वह तुम्हें अपना उपनाम दे, अपनी सुरक्षा, दुनिया में तुम्हारा वैध स्थान। वह भोली थी, मेरी प्रिया। उसने सोचा कि प्यार उसके जैसे आदमी के गौरव और महत्वाकांक्षा को जीत सकता है। आंसू लीला के गालों पर बहने लगे। ऑरेलियो की पत्नी ग्रेसिएला को तुम्हारे जन्म के तुरंत बाद सच्चाई का पता चला। मुझे नहीं पता कि उसे कैसे पता चला, लेकिन उसने किया। और ग्रेसिएला एक मजबूत चरित्र वाली महिला थी। उसने ऑरेलियो को एक अल्टीमेटम दिया, या तो प्रिया हमेशा के लिए उनके जीवन से गायब हो जाए, या वह उसे सार्वजनिक रूप से नष्ट कर देगी। उसकी प्रतिष्ठा, उसके व्यवसाय, उसने जो कुछ भी बनाया था, सब कुछ बर्बाद कर देगी। और उसने क्या किया? उसने अपनी बेटी पर अपना साम्राज्य चुना, तुम पर। उसने प्रिया से कहा कि उसे जाना होगा, कि वह फिर कभी उससे संपर्क नहीं कर पाएगी, कि वह कभी यह नहीं बता पाएगी कि उसके बच्चे का पिता कौन था। उसने उसे एक बड़ी राशि की पेशकश की, जो किसी अन्य देश में एक नया जीवन शुरू करने के लिए पर्याप्त थी। अंजलि को अपने गले में एक गांठ महसूस हुई, लेकिन तुमने कहा कि उसने पैसे को अस्वीकार कर दिया। उसने अस्वीकार कर दिया। प्रिया में गौरव था, अंजलि, अपने लिए बहुत ज्यादा गौरव। उसने कहा कि वह उस आदमी से कुछ भी नहीं चाहती जो अपने ही खून को छोड़ने में सक्षम था, कि वह बिना सम्मान वाले किसी व्यक्ति से टुकड़ों को स्वीकार करने के बजाय अपनी बेटी को गरीबी में पालना पसंद करेगी। लीला ने एक विराम लिया। उसकी सांस लेना और मुश्किल हो गया। उस बातचीत के एक हफ्ते बाद प्रिया गायब हो गई। अंजलि का दिल रुक गया। गायब हो गई? आपका मतलब क्या है? वह गायब हो गई? ठीक यही। एक रात तुम्हें तुम्हारे पालने में सुलाने के बाद वह अपार्टमेंट से यह कहते हुए निकली कि वह दूध खरीदने जा रही है। वह कभी वापस नहीं आई। क्या आपने उसे ढूंढा? मैंने सालों तक उसे ढूंढा, अंजलि। मैं पुलिस के पास गई। मेरे पास थोड़े पैसे से निजी जासूसों को किराए पर लिया। मैंने पूरे शहर में पोस्टर लगाए। किसी को कुछ नहीं मिला। ऐसा था जैसे जमीन उसे निगल गई हो। अंजलि को लगा कि हवा उसके फेफड़ों तक नहीं पहुंच रही है। क्या आपको लगता है कि ऑरेलियो का इससे कोई लेना देना था? लीला को जवाब देने में एक पल लगा। बहुत समय तक मैं विश्वास नहीं करना चाहती थी। मैं यह नहीं सोचना चाहती थी कि जिस आदमी से मेरी बेटी प्यार करती थी वह ऐसा कुछ करने में सक्षम था। लेकिन सालों से जब मैंने देखा कि सिंघानिया लोग उनके रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को कैसे नष्ट कर देते हैं, तो मुझे संदेह होने लगा। संदेह जो संदेह बन गए, संदेह जो निश्चितता बन गए। तुमने मुझे यह कभी क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहती थी। लीला ने अंजलि का चेहरा अपने हाथों में ले लिया। अगर तुम्हें सच्चाई पता होती तो तुम सिंघानिया लोगों की तलाश करती, तुम जवाब की मांग करती और वे तुम्हें नष्ट कर देते जैसे उन्होंने बाकी सबको नष्ट कर दिया। मैंने तुम्हें यह विश्वास दिलाना पसंद किया कि तुम्हारी मां एक दुर्घटना में मर गई। कम से कम तुम शांति पा सकती थी। शांति? अंजलि अचानक खड़ी हो गई। निराशा और दर्द उसकी आवाज में मिल गया। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने यह विश्वास करके शांति पाई कि मेरी मां मर गई है? क्या तुम्हें लगता है कि उसके बिना हर छुट्टी के दिन दर्द नहीं होता था? हर जन्मदिन, मेरे जीवन का हर महत्वपूर्ण क्षण जहां उसे होना चाहिए था। मुझे पता है मेरी बच्ची, मुझे पता है, और मुझे माफ करना। मुझे तुम्हें झूठ बोलने के लिए माफ करना, मुझे और मजबूत और साहसी न होने के लिए माफ करना, मुझे सब कुछ के लिए माफ करना। अंजलि ने अपनी दादी की ओर देखा। इस महिला ने उसे पालने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था, जिसने उसे भविष्य देने के लिए बीमार होने तक काम किया था, जिसने दशकों तक असंभव रहस्य उठाए थे। और दर्द के बावजूद, विश्वासघात के बावजूद जो उसने महसूस किया, वह उससे नफरत नहीं कर सकी। वह उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई, उनके हाथों को फिर से पकड़ लिया। मैं तुम्हें माफ करती हूं दादी, लेकिन मुझे एक और बात जानने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि मेरी मां अभी भी जीवित है? लीला ने उसे उन आंखों से देखा जो एक उम्मीद से भरी हुई थीं, जिसे उन्होंने सालों तक छिपाए रखा था। मुझे नहीं पता, अंजलि।
लेकिन उन्हें कभी कोई शरीर नहीं मिला, कभी कोई सबूत नहीं था कि वह मर गई थी। और कुछ ऐसा है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, क्योंकि मैं तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती थी। क्या 5 साल पहले मुझे एक पत्र मिला, कोई पता नहीं, कोई हस्ताक्षर नहीं, बस लिखा था, वह ठीक है, उसे मत ढूंढो। यह फ्रेंच में लिखा गया था। अंजलि की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। फ्रेंच? फ्रेंच क्यों? प्रिया पूरी तरह से फ्रेंच बोलती थी। मैंने उसे तब सिखाया था जब वह छोटी थी, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया। यह हमारी गुप्त भाषा थी, जिसका हम इस्तेमाल करते थे जब हम नहीं चाहते थे कि कोई और समझे। क्या आपने वह पत्र रखा है? वह चमड़े की फाइल में है, बाकी सभी दस्तावेजों के साथ। कमरे का दरवाजा खुला और नैना कपूर थकी हुई लेकिन संतुष्ट दिखती हुई अंदर आई। देवियों, हमारे पास खबर है। अभियोजक ने रुद्र और विराट सिंघानिया के खिलाफ औपचारिक आरोप दायर करने का फैसला किया है। जबरन वसूली, धमकी और हम प्रिया शर्मा के गायब होने के संभावित कनेक्शनों की जांच कर रहे हैं। अंजलि तुरंत खड़ी हो गई। क्या आप उसकी जांच कर सकते हैं? इतने सालों के बाद कुछ अपराधों के लिए कोई कानून की सीमा नहीं है, शर्मा मैडम। और कल रात के रिकॉर्ड किए गए कबूलनामों के साथ हमारे पास आपकी मां के मामले को फिर से खोलने के लिए पर्याप्त से ज्यादा है। लीला ने एक दबी हुई सिसकी छोड़ी। वास्तव में? इतने समय के बाद? वास्तव में, मैडम। नैना पास आई, बूढ़ी महिला के कंधे पर एक कोमल हाथ रखा। लेकिन हमें आपके पूर्ण सहयोग की जरूरत है। सभी दस्तावेजस, सभी पत्र मैं दे दूंगी। लीला ने सिर हिलाया। सब कुछ, हर कागज, हर तस्वीर, हर याद। अगर वह मेरी प्रिया को ढूंढने में मदद करता है तो मैं बिना किसी झिझक के उसे सौंप दूंगी। नैना ने अंजलि को गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखा। एक और बात है जो आपको जाननी चाहिए। पूछताछ के दौरान विराट बात करने लगा। ऐसा लगता है कि वह जानकारी के बदले में अपनी सजा कम करने के लिए बातचीत करना चाहता है। किस तरह की जानकारी? वह कहता है कि वह जानता है कि प्रिया शर्मा के साथ वास्तव में क्या हुआ था। वह कहता है कि उसके दादा ऑरेलियो ने मरने से पहले उसे सच्चाई बताई थी और रुद्र भी जानता है, लेकिन उसने कभी स्वीकार नहीं किया है। दुनिया रुक गई लगती थी। अंजलि को लगा कि उसके घुटने कमजोर हो रहे हैं। विराट मेरी मां कहाँ है? जानता है? हम अभी तक निश्चित नहीं हैं। वह एक बेहतर सौदा पाने के लिए झूठ बोल रहा होगा, लेकिन अभियोजक उससे और गहराई से पूछताछ करने जा रहे हैं। अगर वह जो कहता है उसमें कोई सच्चाई है तो हम उसे ढूंढ लेंगे। अगले कुछ घंटे बयान, हस्ताक्षर, कानूनी प्रक्रियाओं का एक बवंडर थे जिन्हें अंजलि मुश्किल से समझ पाई। लीला को रात के तनाव के कारण चेकअप के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन डॉक्टरों ने पुष्टि की कि वह स्थिर थीं। अस्पताल के गलियारे में खबर का इंतजार करते हुए अंजलि को एक अप्रत्याशित कॉल आया। शर्मा मैडम, मैं रोहन वर्मा हूं। मुझे अभी अभी कल रात जो हुआ उसके बारे में पता चला है। क्या आप ठीक हैं? शेफ रोहन। अंजलि को एक परिचित आवाज सुनकर राहत महसूस हुई। हाँ, मैं ठीक हूं। यह एक लंबी रात थी। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने तुम्हें फंसाने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल किया। मुझे बहुत अफसोस है। अगर मुझे पता होता। यह आपकी गलती नहीं है। आपके पास जानने का कोई तरीका नहीं था। लाइन पर एक विराम था। शर्मा मैडम, कुछ ऐसा है जो मुझे आपको बताने की जरूरत है। कुछ ऐसा जो मुझे बहुत पहले बताना चाहिए था, लेकिन मैं डर गया था। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं आपकी मां प्रिया को जानता था। हम सालों पहले एक और रेस्तरां में थोड़े समय के लिए एक साथ काम करते थे, इससे पहले कि वह सिंघानिया लोगों के लिए काम करना शुरू करती। अंजलि ने लगभग फोन गिरा दिया। आप मेरी मां को जानते थे? हाँ, वह एक असाधारण महिला थी, दयालु, बुद्धिमान, जीवन से भरी हुई। जब मुझे पता चला कि तुम कौन हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार स्वर्ण तारा में देखा, तो मुझे लगभग विश्वास नहीं हुआ। तुम बिल्कुल उसकी जैसी हो, शर्मा मैडम। बिल्कुल। आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? क्योंकि प्रिया ने मुझसे वादा करवाया था कि अगर मैं कभी उसकी बेटी से मिलता हूं तो मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा जब तक कि सही समय ना आ जाए। उसने मुझसे कहा था, जब अंजलि मजबूत हो जाएगी, जब दुनिया अब उसे अनदेखा नहीं कर पाएगी, तब वह जान जाएगी कि समय आ गया है। और जब ऐसा होगा तो मुझे उसे कुछ महत्वपूर्ण बताना होगा। अंजलि का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वह उसे अपने कानों में सुन सकती थी। क्या? फोन पर नहीं। मुझे तुम्हें व्यक्तिगत रूप से देखना होगा। तुम कल सुबह रेस्तरां आने से पहले आ सकती हो। कुछ ऐसा है जो तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए छोड़ा था, कुछ जो मैंने 20 साल से ज्यादा समय से रखा है। मेरी मां ने मेरे लिए कुछ छोड़ा? हाँ, और मुझे लगता है कि यह उसे ढूंढने की कुंजी है। कॉल समाप्त हो गया। अंजलि को जवाबों से ज्यादा सवालों के साथ छोड़ दिया। उसकी मां ने उसके लिए क्या छोड़ा था? रोहन इतने लंबे समय तक ऐसा रहस्य कैसे रख सकता था?
और प्रिया ने उस पर क्यों भरोसा किया था। जब लीला अस्पताल के बिस्तर पर सो रही थी, हल्के से बीप करने वाले मॉनिटरों से जुड़ी हुई थी, तो अंजलि जागती रही, खिड़की से बाहर देखती रही। शहर हजारों रोशनी से चमक रहा था। हर एक जीवन, एक कहानी, एक रहस्य का प्रतिनिधित्व कर रहा था। दुनिया में कहीं शायद उसकी मां अभी भी अस्तित्व में थी। शायद उसने इन सभी वर्षों को छिपकर बिताया था, लौटने के सही समय का इंतजार कर रही थी। या शायद पत्र एक क्रूर मजाक था, यातना देने के लिए डिजाइन की गई एक झूठी उम्मीद। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अंजलि सच्चाई का पता लगाएगी, चाहे कुछ भी कीमत हो। उसका फोन नैना के एक मैसेज के साथ कंपन हुआ। विराट ने बात की। वह कहता है कि प्रिया नहीं मरी। वह कहता है कि ऑरेलियो ने उसे एक नई पहचान के साथ यूरोप भेज दिया। वह कहता है कि एक सुरक्षा जमा बॉक्स में सबूत है जिसे केवल रुद्र ही खोल सकता है। कल हम एक अदालती आदेश प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। यह खत्म नहीं हुआ है अंजलि, यह अभी शुरू हो रहा है। अंजलि ने मैसेज को 3 बार पढ़ा, शब्दों को अपने दिमाग में घुसने दिया। उसकी मां जीवित थी, या कम से कम ऑरेलियो ने उसे दूर भेजने पर जीवित थी। यूरोप, एक नई पहचान, सबूतों के साथ एक सुरक्षा जमा बॉक्स। और रोहन के पास कुछ ऐसा था जो उसकी मां ने उसके लिए छोड़ा था, कुछ जो उसने इस पल का इंतजार करते हुए 2 दशकों से ज्यादा समय तक रखा था। पहेली के टुकड़े एक साथ फिट होने लगे थे, लेकिन पूरी तस्वीर अभी भी धुंधली थी, अधूरी थी, छाया और रहस्यों से भरी हुई थी। अंजलि ने अपनी सोई हुई दादी की ओर देखा। इस महिला ने उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था, जिसने उसकी रक्षा के लिए असंभव रहस्य उठाए थे। मैं उसे ढूंढूंगी दादी, उसने अंधेरे में फुसफुसाया। मैं मां को ढूंढूंगी, मैं वादा करती हूं। बाहर रात अपना रास्ता जारी रखती थी, सितारों के आवरण के नीचे होने वाले मानवीय नाटकों के प्रति उदासीन। लेकिन अंजलि के अंदर कुछ स्थायी रूप से बदल गया था। वह अब सिर्फ जीवित रहने के लिए संघर्ष करने वाली एक वेट्रेस नहीं थी। वह अपनी मां की तलाश करने वाली एक बेटी थी, अपनी दादी के बलिदान का सम्मान करने वाली एक पोती, अपनी सच्चाई का दावा करने वाली एक महिला। और कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं, यहां तक कि अतीत के भूत भी नहीं, जिन्हें अभी भी उजागर करना बाकी था, क्योंकि सिंघानिया लोगों के सुरक्षा जमा बॉक्स में रहस्य इंतजार कर रहे थे, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। रहस्य जो न केवल अंजलि की जिंदगी को बदल देंगे, वे वह सब कुछ बदल देंगे जो वह अपने परिवार के बारे में, सिंघानिया लोगों के बारे में और उस रात के बारे में जानती थी जब प्रिया शर्मा हमेशा के लिए गायब हो गई थी। जब अंजलि स्वर्ण तारा पहुंची तो सूरज मुश्किल से झांक रहा था। रेस्तरां भोर की रोशनी में अलग लग रहा था, अपनी चमक से रहित, दीवारों में दरारें और वर्षों की टूट फूट को उजागर कर रहा था। जैसे कि इमारत खुद जानती थी कि उसे अब पूर्णता का नाटक करने की जरूरत नहीं है। रोहन पीछे के दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था, वही जगह जहां कुछ दिन पहले उसका दुःस्वप्न शुरू हुआ था। लेकिन इस बार शेफ की अभिव्यक्ति अलग थी। यह चिंता या डर नहीं था, यह कुछ ऐसा था जिसे अंजलि पूरी तरह से पहचान नहीं पाई। उदासीनता, प्रत्याशा, अपराधबोध। आने के लिए धन्यवाद शर्मा मैडम। उसकी आवाज सामान्य से ज्यादा नरम थी। मुझे पता है कि यहां जो कुछ भी हुआ उसके बाद यह जगह तुम्हें बुरी यादें दिलाती होगी। यादें मुझे डराती नहीं हैं शेफ, जो मुझे डराता है वह सच्चाई न जानना है। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया और उसे अंदर ले गया। वे खाली रसोई से होकर पीछे के हिस्से में एक छोटे से कमरे तक पहुंचे, जिसे अंजलि ने कभी नोटिस नहीं किया था। यह मुश्किल से एक भंडारण कोठरी थी, जो धूल भरे बक्सों और पुराने बर्तनों से भरी हुई थी। मैंने यहां 32 साल तक काम किया, रोहन ने बक्से हटाते हुए बात की। सिंघानिया लोगों द्वारा इस जगह को खरीदने से बहुत पहले, तुम्हारे जन्म से बहुत पहले। जब मैं तुम्हारी मां से मिला तो मैं मुश्किल से एक सहायक रसोइया था। वह आटे की बोरियों के पीछे छिपे एक जंग लगे धातु के बक्से के सामने रुक गया। प्रिया कभी कभी लीला के साथ आती थी, जब वह एक व्यवसायी के लिए अनुवाद करती थी जो यहां नियमित रूप से रात का खाना खाता था। तुम्हारी मां असाधारण थी, उसमें वह रोशनी थी जो कुछ लोगों के पास होती है, वह क्षमता जो उनके आसपास के सभी लोगों को विशेष महसूस कराती है। क्या तुम करीब थे? हम दोस्त थे, अच्छे दोस्त। प्रिया के पास लीला के अलावा कोई नहीं था, और मैं, ठीक है, मैं भी दुनिया में अकेला था। हम एक दूसरे को समझते थे। रोहन ने एक छोटी चाबी से धातु का बक्सा खोला, जो उसने अपनी गर्दन के चारों ओर लटका रखी थी। अंदर कपड़े में लिपटा एक पैकेज था, जो समय के साथ पीला पड़ गया था। जिस रात प्रिया गायब हुई, उससे एक रात पहले वह मुझसे मिलने आई। वह डरी हुई थी, लेकिन दृढ़ भी थी। उसने मुझसे कहा कि उसे जाना होगा, कि वह मुझे समझा नहीं सकती कि क्यों, लेकिन उसे मुझसे एक एहसान मांगने की जरूरत है।
रोहन के हाथ कांप रहे थे जब उसने पैकेज को खोला। उसने मुझे यह दिया। उसने मुझसे कसम खाई कि मैं इसे तब तक रखूंगा जब तक उसकी बेटी इसे प्राप्त करने के लिए तैयार न हो जाए। उसने मुझसे कहा, जब अंजलि मजबूत होगी, जब दुनिया अब उसे अनदेखा नहीं कर पाएगी, तभी वह जानेगी कि समय आ गया है। पैकेज के अंदर 3 वस्तुएं थीं। लाल मोम से मुहरबंद एक पत्र, एक छोटी तस्वीर और एक पासपोर्ट। अंजलि ने पहले तस्वीर ली। उसमें प्रिया थी, स्पष्ट रूप से गर्भवती थी, अपने पेट पर एक हाथ रखकर कैमरे की ओर मुस्कुरा रही थी। तस्वीर के पीछे सुंदर लिखावट में लिखा था, मेरी अंजलि के लिए, जिस दिन मुझे पता चला कि तुम मेरा सबसे बड़ा उपहार होगी। इससे पहले कि अंजलि उन्हें रोक पाती, आंसू बहने लगे। पासपोर्ट। रोहन ने दस्तावेज की ओर इशारा किया। इसे देखो। अंजलि ने कांपते हाथों से इसे खोला। यह एक फ्रेंच पासपोर्ट था और जो नाम दिखाई दिया वह प्रिया शर्मा नहीं था, वह मैरी लोगान था। तुम्हारी मां की एक नकली पहचान थी, रोहन ने समझाया। उसने गायब होने से महीनों पहले इसे प्राप्त कर लिया था। मुझे लगता है कि वह भागने की योजना बना रही थी, सिंघानिया लोगों से दूर एक नया जीवन शुरू करने की। लेकिन तब अगर उसने सब कुछ तैयार कर लिया था तो वह मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई? वह शर्मा मैडम, मुझे लगता है कि पत्र समझाता है। अंजलि ने मुहरबंद लिफाफे को देखा। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वह मुश्किल से उसे पकड़ पा रही थी। उसका पूरा जीवन, सभी अनुत्तरित प्रश्न, उसके दिल के सभी खालीपन, शायद जवाब वहीं थे, उस पीले पड़ चुके कागज पर पढ़ने का इंतजार कर रहे थे। उसने सील को ध्यान से तोड़ दिया, जैसे कि लिफाफा किसी भी पल विघटित हो सकता है। अंदर उसकी मां की लिखावट में लिखी गई कई चादरें थीं, वही लिखावट जो उसने लीला के पास रखे पत्र में देखी थी। प्रिया की लिखावट। अंजलि ने जोर से पढ़ना शुरू किया। खामोशी को भरने के लिए अपनी मां के शब्दों को सुनने की जरूरत थी। मेरी प्यारी अंजलि, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि समय आ गया है। इसका मतलब है कि तुम मजबूत हो, कि तुम साहसी हो, कि तुम वह सब कुछ हो जो मैं हमेशा जानती थी कि तुम बनोगी। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से बताना चाहती थी, बहुत सारे गले लगाना जो मैं तुम्हें देना चाहती थी, बहुत सारी रातें जब तुम रोती थी तो मैं वहां तुम्हें सांत्वना देना चाहती थी। लेकिन जीवन ने मुझे चुनने के लिए मजबूर किया और मैंने अपनी खुशी पर तुम्हारी सुरक्षा को चुना। ऑरेलियो सिंघानिया तुम्हारे पिता हैं। मुझे नहीं पता कि जब तुम यह पढ़ोगी तो तुम्हें पहले से ही पता होगा, लेकिन मुझे जरूरत है कि तुम इसे मेरे दृष्टिकोण से समझो। मैंने उससे प्यार किया, अंजलि। मैंने अपने पूरे भोले दिल से उससे प्यार किया और उसने अपने विकृत तरीके से मुझसे भी प्यार किया। लेकिन उसके जैसे पुरुषों का प्यार हमेशा शर्तों के साथ आता है, सीमाओं के साथ, रहस्यों के साथ। जब मैं गर्भवती हुई तो ऑरेलियो ने मुझे गायब होने के लिए पैसे की पेशकश की। मैंने मना कर दिया। मैं चाहती थी कि वह तुम्हें मान्यता दे, कि वह तुम्हें तुम्हारी जगह दे। मैं यह सोचकर मूर्ख थी कि उसका प्यार उसकी महत्वाकांक्षा से ज्यादा मजबूत था। फिर उसकी पत्नी ग्रेसिएला को सब कुछ पता चला और वह ऑरेलियो जैसी नहीं थी, वह खतरनाक थी। उसने मुझे सीधे धमकी दी। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं गायब नहीं हुई तो वह सुनिश्चित करेगी कि तुम्हें, मेरे बच्चे, मेरी अंजलि को कुछ बुरा होगा। मैं जोखिम नहीं ले सकती थी, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती थी। इसीलिए मैंने एक सौदा किया। मैं चली जाऊंगी, हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। बदले में ग्रेसिएला ने वादा किया कि वे तुम्हें कभी नहीं छुएंगे, कि वे तुम्हें तुम्हारी दादी के साथ शांति से रहने देंगे। ऑरेलियो ने सौदा स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त के साथ। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती थी। उसने कहा कि तुम उसका खून हो, कि वह अपनी बेटी को किसी विदेशी देश में गरीबी में पलते हुए बर्दाश्त नहीं करेगा। यह मेरे जीवन का सबसे कठिन फैसला था अंजलि। तुम्हें छोड़ना ऐसा था जैसे मेरे दिल को मेरी छाती से फाड़ दिया गया हो। लेकिन मैंने ऐसा किया क्योंकि मैंने तुम्हें अपने जीवन से ज्यादा प्यार किया। मैंने तुम्हें लीला के पास छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता था कि वह तुम्हें प्यार से, मूल्यों के साथ, उस ताकत के साथ पालेगी जो मैं तुम्हें सीधे नहीं दे सकती थी। मैं फ्रांस चली गई। मैंने एक नई पहचान अपनाई, मैंने एक नया जीवन बनाया। लेकिन मैंने तुम्हें सोचना कभी नहीं छोड़ा, मैंने तुमसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। मैंने उस पल का सपना देखना कभी नहीं छोड़ा जब मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगी। सालों पहले जब मुझे पता चला कि ऑरेलियो मर गया है तो मैंने वापस आने के बारे में सोचा। लेकिन रुद्र पहले से ही सब कुछ नियंत्रित कर रहा था और वह अपने पिता से भी बदतर था, ज्यादा क्रूर, ज्यादा निर्दयी। मुझे डर था कि अगर मैं प्रकट हुई तो वह तुम्हें क्या कर सकता है। इसलिए मैंने इंतजार किया। मैंने इंतजार किया कि तुम उनका सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो जाओ। मैंने इंतजार किया कि दुनिया देखे कि तुम वास्तव में कौन हो। और अगर तुम यह पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि वह पल आ गया है।
अंजलि, मेरा प्यार, मेरा जीवन, मेरे अस्तित्व का कारण। मैं जीवित हूं। मैं तुम्हें इन सभी वर्षों से इंतजार कर रही हूं। और अगर तुम मुझे ढूंढना चाहती हो, अगर तुम मुझे जानना चाहती हो, अगर तुम मुझे छोड़ने के लिए माफ कर सकती हो, तो पेरिस में एक जगह है, मॉन्टमार्ट्रे में एक छोटा सा कैफे जिसे ले रिफ्यूज डेस एम्स आत्माओं का शरण स्थल कहते हैं। मैं वहां पिछले 20 सालों से हर रविवार की सुबह जाती हूं। मैं हमेशा वही चीज ऑर्डर करती हूं, कॉफी लट्टे और एक क्रोइसैन। मैं हमेशा खिड़की के पास उसी मेज पर बैठती हूं और मैं हमेशा खिड़की में हमेशा दरवाजे की ओर देखती हूं। उस दिन का इंतजार करती हूं जब मेरी बेटी उसमें प्रवेश करेगी। मैं तुमसे प्यार करती हूं अंजलि। मैंने तुमसे उसी पल से प्यार किया जब मुझे पता चला कि तुम अस्तित्व में हो। मैं तुमसे अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक प्यार करूंगी। तुम्हारी मां, प्रिया। अंजलि ने पढ़ना समाप्त किया और इसके बाद जो खामोशी आई वह पूर्ण थी। आंसू उसके चेहरे पर अनियंत्रित रूप से बह रहे थे, कागज पर गिर रहे थे, उन शब्दों के साथ मिल रहे थे जिन्होंने पढ़े जाने के लिए 2 दशकों से ज्यादा समय तक इंतजार किया था। रोहन भी रो रहा था, बिना किसी शर्म के, इसे छिपाने की कोशिश किए बिना। वह जीवित है, अंजलि ने फुसफुसाया। मेरी मां जीवित है। वह हमेशा से थी। शर्मा मैडम तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम्हें दूर से प्यार कर रही थी। अंजलि ने पत्र को अपने सीने से लगा लिया, ऐसा महसूस करते हुए जैसे उसकी मां की बाहें समय और दूरी के पार उसे गले लगा रही हों। उसी पल उसका फोन बजा। यह नैना थी। अंजलि, हमारे पास अदालती आदेश है। उन्होंने सिंघानिया लोगों का सुरक्षा जमा बॉक्स खोला और हमें कुछ ऐसा मिला जो तुम्हें तुरंत देखने की जरूरत है। तुम्हारी मां के बारे में कुछ जिसे रुद्र ने सालों तक छिपाए रखा। अंजलि ने रोहन की ओर देखा, फिर पत्र, फिर मैरी लोगान नाम वाले पासपोर्ट की ओर। मैं वहां जा रही हूं क्योंकि उसकी मां के पत्र ने कई सवालों का जवाब दिया था, लेकिन जो उस सुरक्षा जमा बॉक्स में इंतजार कर रहा था वह यह बताएगा कि प्रिया शर्मा की कहानी किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल थी और अंजलि की यात्रा अभी शुरू हुई थी। सिंघानिया लोगों के सुरक्षा जमा बॉक्स में दशकों के रहस्य थे, रिश्वत के दस्तावेज, अवैध अनुबंध, गंदे व्यवसाय के सबूत जो किसी भी व्यापारिक साम्राज्य को हिला देते। लेकिन उस समय अंजलि के लिए उनमें से कोई भी मायने नहीं रखता था। जो मायने रखता था वह एक मनीला लिफाफा था जिस पर उसका नाम उस लिखावट में लिखा था जिसे वह अब कहीं भी पहचान लेगी। उसकी मां की लिखावट। नैना ने सावधानीपूर्वक हाथों से उसे सौंप दिया। रुद्र ने इसे सालों पहले यहां रखा था। जाहिर है प्रिया ने ऑरेलियो के मरने से कुछ देर पहले यह पत्र उसे भेजा था, यह पूछने के लिए कि वह इसे उसकी बेटी को सौंप दे। उसने कभी ऐसा नहीं किया और रुद्र ने इसे अपने परिवार के बाकी सभी रहस्यों के साथ दफनाने का फैसला किया। अंजलि ने लिफाफा खोला। अंदर एक ही शीट और एक हालिया तस्वीर थी। छव्वे में सफेद बालों वाली एक महिला थी, चमकीली आंखें और एक मुस्कान जो बिल्कुल उसकी जैसी थी। प्रिया, उसकी मां, जीवित, वास्तविक, उसका इंतजार कर रही थी। पत्र संक्षिप्त था। मेरी अंजलि, अगर तुम कभी यह पढ़ती हो तो मैं चाहती हूं कि तुम जानो कि मैंने तुम्हारे लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ा। तुम्हारे जन्मदिन पर हर साल मैंने तुम्हारे पिता को पत्र भेजे, उनसे अनुरोध किया कि वे तुम्हें दे दें। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं इंतजार करती रही। मैं हमेशा इंतजार करूंगी। ले रिफ्यूज डेस एम्स हर रविवार, जब तक मेरा दिल धड़कना बंद नहीं कर देता। मैं तुमसे प्यार करती हूं, एज मां। अंजलि ने नैना की ओर देखा, फिर रोहन की ओर जो उसके साथ आया था, और आखिरकार उसने एक फैसला किया जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मुझे पेरिस जाना होगा। उड़ान घंटों तक चली जो अनंत काल जैसी लगी। लीला अपनी स्वास्थ्य स्थिति के कारण यात्रा नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि अंजलि जाए। जाओ मेरी बच्ची, उन्होंने अस्पताल में उससे कहा था, उसके हाथों को कसकर पकड़े हुए। जाओ और मेरी प्रिया को ढूंढो। उसे बताओ कि मैं उसे माफ करती हूं। उसे बताओ कि मैंने उससे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा, और उसे घर वापस ले आओ। नैना ने सब कुछ संभाला। टिकट, होटल, फ्रांस में संपर्क जो कुछ गलत होने पर मदद करेंगे। सिंघानिया लोगों के बारे में रिपोर्ट इंतजार कर सकती थी। यह ज्यादा महत्वपूर्ण था। यह रविवार था जब अंजलि मॉन्टमार्ट्रे पहुंची। वसंत के सूरज के नीचे पत्थर की सड़कें चमक रही थीं। कलाकार कोनों पर पेंटिंग कर रहे थे। संगीतकार ऐसी धुनें बजा रहे थे जो वादों की तरह हवा में तैर रही थीं। और वहां एक संकरी गली में उसकी मां द्वारा उल्लेखित कैफे था, ले रिफ्यूज डेस एम्स, आत्माओं का शरण स्थल। अंजलि दरवाजे के सामने रुक गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि उसके आसपास के सभी लोग उसे सुन सकते हैं।
क्या होगा अगर उसकी माँ वहां नहीं थी? क्या होगा अगर उसने जाना छोड़ दिया था? क्या होगा अगर इतने सालों के बाद वह अब और नहीं मिलना चाहती थी? लेकिन तब उसे लीला के शब्द याद आए, साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, यह इसके बावजूद कार्य करना है। उसने दरवाजा धकेला और अंदर चली गई। कैफे छोटा, आरामदायक था, जिसमें पुरानी तस्वीरों से ढकी दीवारें थीं और ताजी बनी कॉफी की सुगंध हर कोने में भर रही थी। उस शुरुआती घंटे में कुछ ही लोग थे। एक कोने में एक युवा जोड़ा, अखबार पढ़ता हुआ एक बूढ़ा आदमी, और खिड़की के पास दो के लिए एक मेज पर सफेद बालों वाली एक महिला सड़क की ओर देख रही थी, जिसकी अभिव्यक्ति ऐसी थी जैसे उसने पूरी जिंदगी इंतजार किया हो। अंजलि हिल नहीं सकती थी, सांस नहीं ले सकती थी। उस महिला को देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी, जो उसकी माँ थी, जिसने उसकी रक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था, जिसने इस पल का इंतजार करते हुए 2 दशकों से ज्यादा समय बिताया था। फिर प्रिया ने अपना सिर घुमाया, उनकी आंखें मिलीं और दुनिया रुक गई। प्रिया ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा, जैसे कि उसका दिल बाहर निकलने की धमकी दे रहा हो। उसके होंठ कांप रहे थे, एक शब्द बना रहे थे जिसे वह उच्चारण नहीं कर पाई। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। जब वह धीरे धीरे खड़ी हुई, अंजलि से अपनी आंखें नहीं हटाईं। अंजलि, उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। माँ। उस एक शब्द ने दशकों के दर्द, अनुपस्थिति, अनकहे प्यार को समाहित करने वाले बांध को तोड़ दिया। प्रिया अपनी बेटी की ओर भागी और उसे एक आलिंगन में लपेट लिया, जो खोए हुए सभी आलिंगनों, सभी शुभ रात्रि चुंबनों, उन सभी आंसुओं को वापस पाना चाहता था जिन्हें वह नहीं पहुंच पाई थी। मेरा बच्चा, प्रिया सिसक उठी। मेरा सुंदर बच्चा, तुम आखिरकार आ गई, तुम आखिरकार आ गई। अंजलि भी रो रही थी, अपनी मां से चिपकी हुई थी, जैसे कि उसे डर हो कि वह फिर से गायब हो जाएगी। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया मां, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वे घंटों तक गले मिले रहे, जो घंटों की तरह लगे, जबकि कैफे के अन्य ग्राहक भावुक होकर देख रहे थे। जो वे देख रहे थे उसे पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन पल की भयावहता को महसूस कर रहे थे। जब वे आखिरकार अलग हुए तो प्रिया ने अंजलि का चेहरा अपने हाथों में ले लिया। हर विवरण का अध्ययन कर रही थी, जैसे कि वह हर रेखा, हर अभिव्यक्ति को याद करना चाहती हो। तुम सुंदर हो, उसने फुसफुसाया। जितना मैंने कभी कल्पना की थी उससे ज्यादा सुंदर। और ये आंखें, तुम्हारी आंखें मेरी हैं, और तुम्हारी मुस्कान। दादी, लीला, मेरी माँ कैसी हैं? वह तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। वह बीमार हैं, लेकिन वह लड़ रही हैं। वह तुम्हें देखना चाहती हैं माँ। वह चाहती हैं कि तुम घर वापस आओ। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली, नए आंसू निकल गए। क्या वह मुझे माफ कर सकती हैं? मुझे छोड़ने के बाद उन्होंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था। वह बस तुम्हें एक बार और गले लगाना चाहती हैं। वे खिड़की के पास मेज पर एक साथ बैठ गए, वही मेज जहां प्रिया ने 20 साल तक इंतजार किया था। और उन्होंने बात की, घंटों तक बात की, कहानियां साझा की, खालीपन भरा, उस समय के रसातल पर पुल बनाए जिसने उन्हें अलग कर दिया था। प्रिया ने पेरिस में अपने जीवन के बारे में बताया कि कैसे उसने लीला द्वारा सिखाए गए भाषाओं का उपयोग करके एक अनुवादक के रूप में काम किया, कैसे उसने एक छोटा लेकिन सम्मानजनक जीवन बनाया, कैसे वह हर रविवार को इस कैफे में आती थी इस उम्मीद में कि उसकी बेटी उस दरवाजे से अंदर आएगी। अंजलि ने अपने जीवन के बारे में बताया। लीला ने उसे अटूट प्यार से पाला, अपनी दादी को सुनकर 7 भाषाएं सीखीं, एक वेट्रेस के रूप में काम करना, अपमानित होना, और आखिरकार अपनी आवाज ढूंढना। तुमने फ्रेंच में जवाब दिया। प्रिया रोते हुए हंसी जब अंजलि ने कहानी बताई। बेशक तुमने किया। तुम मेरी बेटी हो और लीला की पोती, 2 सबसे मजबूत महिलाएं जिन्हें मैं जानती हूं। जब सूरज पेरिस पर डूबने लगा, आसमान को सुनहरे और गुलाबी रंगों से रंग रहा था, तो प्रिया ने अंजलि के हाथ पकड़ लिए। और अब क्या? अब तुम मेरे साथ घर आती हो। दादी को तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब छिपने के लिए कोई नहीं है माँ। सिंघानिया लोगों का अंत हो गया है। रुद्र और विराट ने जो कुछ भी किया उसके लिए न्याय का सामना करेंगे, और तुम अपनी जिंदगी वापस पाने के लायक हो। प्रिया ने खिड़की से बाहर उस शहर की सड़कों की ओर देखा जो इतने लंबे समय तक उसका शरण स्थल रहा था। मैंने 20 साल से ज्यादा समय भागने में बिताया। अंजलि छिपते हुए आधा अधूरा जी रही थी, क्योंकि मेरा दूसरा आधा दिल तुम्हारे साथ था। क्या मैं वास्तव में वापस जा सकती हूँ? क्या मैं वास्तव में फिर से शुरुआत कर सकती हूँ? फिर से शुरुआत नहीं माँ, जारी रखना, वहीं से जारी रखना जहां हमें अन्यायपूर्ण तरीके से अलग कर दिया गया था, एक परिवार के रूप में जारी रखना। हफ्तों बाद शहर के हवाई अड्डे पर लीला एक व्हील चेयर में नैना, रोहन और मेडिकल टीम से घिरी हुई इंतजार कर रही थीं, जिन्होंने उनके साथ जाने पर जोर दिया था।
जब अंतर्राष्ट्रीय आगमन के दरवाजे खुले और अंजलि सफेद बालों वाली एक महिला का हाथ पकड़े हुए दिखाई दी, तो लीला की चीख विशुद्ध रूप से जानवर जैसी थी। एक माँ को अपनी खोई हुई बेटी मिलने की आवाज। प्रिया उनकी ओर भागी, व्हील चेयर के सामने घुटनों के बल बैठ गई, अपनी माँ के हाथ पकड़ लिए। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए माफ कर दो, मुझे सब कुछ के लिए माफ कर दो। लीला ने उसे अपनी बची हुई थोड़ी सी ताकत से गले लगाया, लेकिन उस सभी प्यार के साथ जिसे उन्होंने दशकों तक बचाए रखा था। माफ करने के लिए कुछ नहीं है मेरी बच्ची, तुम यहां हो, तुम जीवित हो, बस यही मायने रखता है। अंजलि आंसू बहाते हुए दृश्य को देख रही थी। नवारो शर्मा महिलाओं की 3 पीढ़ियां आखिरकार एकजुट हुईं। 3 महिलाएं जिन्होंने असंभव नुकसान, भयानक अन्याय और क्रूर अलगावों से बचे, लेकिन जिन्होंने एक दूसरे से प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। नैना ने हफ्तों बाद अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। सिंघानिया लोगों और उनके पतन की कहानी महीनों तक राष्ट्रीय खबर रही। रुद्र और विराट को कई आरोपों में दोषी ठहराया गया। उन्होंने न केवल अपनी स्वतंत्रता खो दी, बल्कि वह पूरा साम्राज्य भी खो दिया जो उन्होंने झूठ और क्रूरता पर बनाया था। शांति चिकित्सालय को नैतिक निवेशकों के एक गठबंधन के कारण बचाया गया, जिसे नैना ने इकट्ठा करने में मदद की थी। लीला अपनी बेटी और पोती से घिरी हुई अब बिना किसी चिंता के अपना इलाज जारी रख सकती थी। अंजलि को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद एजेंसियों, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और मानवीय संगठनों से नौकरी के प्रस्ताव मिले, जो भाषाओं के साथ उसके उपहार का उपयोग करना चाहते थे, लेकिन उसने कुछ अलग चुना। उसने बिना संसाधनों वाले युवाओं के लिए एक मुफ्त भाषा स्कूल की स्थापना की, उसी तरह से पढ़ाना जैसे लीला ने उसे सिखाया था, धैर्य के साथ, प्यार के साथ, इस निश्चितता के साथ कि ज्ञान अन्याय के खिलाफ सबसे शक्तिशाली हथियार है। उसने इसका नाम प्रिया लीला शर्मा स्कूल रखा। एक वसंत की शाम अंजलि अपने नए घर के बगीचे में बैठी थी, अपनी माँ और दादी को एक पेड़ की छाया में बात करते हुए देख रही थी। लीला प्रिया द्वारा कही गई किसी बात पर हंस रही थी, एक ऐसी आवाज जिसे अंजलि ने सोचा था कि वह कभी नहीं सुनेगी। प्रिया ने उसकी नजर देखी और मुस्कुराई, उसकी ओर एक हाथ बढ़ाया। यहां आओ मेरी बच्ची, हमारे साथ बैठो। अंजलि उनके साथ शामिल हो गई, उन 2 महिलाओं के बीच घास पर बैठ गई जिन्हें वह दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। क्या तुम जानती हो कि मैंने इस सब से क्या सीखा? उसने धीरे से कहा। क्या, मेरा प्यार? लीला ने पूछा। कि सबसे महत्वपूर्ण भाषा फ्रेंच या हिंदी या जो साथ मैं बोलती हूं, उनमें से कोई नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण भाषा प्यार है, और वह मैंने तुमसे सीखी। प्रिया और लीला ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से चमक रही थीं। और तुम इसे पूरी तरह से बोलती हो मेरी बच्ची। प्रिया ने उसके माथे को चूमा। तुम इसे पूरी तरह से बोलती हो। सूरज शहर पर डूब रहा था, आसमान को उन्हीं सुनहरे और गुलाबी रंगों से रंग रहा था जिन्हें अंजलि ने पेरिस में अपनी मां को ढूंढने के दिन देखा था। लेकिन अब उन रंगों का एक अलग अर्थ था। वे अब एक दिन का अंत नहीं थे, वे एक नए जीवन की शुरुआत थे। एक जीवन जहां 3 महिलाएं जिन्हें दुनिया ने अलग करने की कोशिश की थी, आखिरकार एक साथ थीं। एक जीवन जहां सच्चाई ने झूठ पर जीत हासिल की थी। एक जीवन जहां प्यार ने शक्ति को हराया था। और वह जीवन अंजलि पूरी निश्चितता के साथ जानती थी, वह सबसे अच्छा अंत था जिसकी वह कभी कल्पना कर सकती थी, क्योंकि यह वास्तव में एक अंत नहीं था, यह वह सब कुछ की शुरुआत थी जो हमेशा होना चाहिए था।